वो ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा। जब तमाम लिखा हुआ रिकॉर्ड हो गया तो इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे यहूदी साथी को MIM के मुजाहिदीन ने गन पॉइंट पर रखकर उसे बयान लिखवाया था। तुमने किसके खौफ से ये सच लिखा है? वो बोला, MIM का कोई मुजाहिद इस कमरे में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि होटल से बाहर निकलते ही वो मुझे गोली मार देंगे। शायद उन्होंने मेरे साथी को भी मार डाला है। हाँ, उन्होंने तुम्हारे साथी को मार डाला है। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे काला ओहदेदार से फ़ोन पर कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर ने इजाज़त दी। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। फिर राब्ता कायम होने पर कहा, मैं समद रहमानी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से पूछा गया, मिस्टर रहमानी, मैं आपकी रिहाइशगाह में कई बार फ़ोन कर चुका हूँ, आप कहाँ हैं? मैं मैरियट होटल के कमरा नंबर 201 में हूँ। यहाँ एक इंस्पेक्टर ख्वामखा मुझे परेशान कर रहा है, मुझसे झूठा बयान लिखवा रहा है और मेरे बयानात कैसेट में रिकॉर्ड भी कर रहा है। ओह मिस्टर रहमानी, आप वहाँ फंसने के लिए क्यों चले गए? किसी नई तंजीम के मुजाहिदीन ने अहमद कबीर से भी अपनी मर्जी के मुताबिक बयान लिखवा कर उसे कत्ल कर दिया है। क्या उस कमरा नंबर 201 में उस नई तंजीम के मुजाहिदीन हैं? यहाँ सिर्फ एक इंस्पेक्टर और 3 सिपाही हैं। रिसीवर इंस्पेक्टर को दो। उसने इंस्पेक्टर को रिसीवर दिया। इंस्पेक्टर ने उसे कान से लगाकर कहा, हेलो, आप कौन हैं? दूसरी तरफ से वजारत दाखिला के एक ओहदेदार का नाम बताया गया। फिर कहा गया, मिस्टर समद रहमानी ने जो बयान लिखा है और जिसे रिकॉर्ड किया गया है, उन सबको फ़ौरन मेरे पास ले आओ। सानी ने इंस्पेक्टर की ज़ुबान से पूछा, क्या जो यहूदी मारा गया उसका तहरीर करदा बयान आपके पास पहुंच गया है? हाँ, वो बयान मेरे पास आ चुका है, लिहाजा मिस्टर रहमानी का बयान और कैसेट भी ले आओ। सर, आप ये तमाम बयानात और कैसेट ज़ाया कर देना चाहते हैं? उससे पहले ये सुन लें कि मरने वाले यहूदी के बयान की माइक्रो फिल्म उतार ली गई है। समद रहमानी के बयान की भी फिल्म तैयार हो जाएगी। कैसेट का डुप्लीकेट आपको मिलेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या अपनी वर्दी उतरवाना चाहते हो? जो हुक्म दे रहा हूँ उस पर अमल करो। मैं वही करूँगा जो कह चुका हूँ। उससे नई तंजीम के मुजाहिदीन ने मुझे भी फ़ोन पर वार्निंग दी थी कि अहमद कबीर के बाद समद रहमानी भी जहन्नुम में जाएगा, और अगर मैंने मुल्क के किसी गद्दार ओहदेदार का साथ दिया तो मैं भी मारा जाऊँगा। और जो बड़ा ओहदेदार भी उन यहूदियों की मौजूदगी, उनके बयानात और उनकी मौत को अवाम से छुपाना चाहेगा, उसे भी जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी तरफ से आला ओहदेदार ने कहा, यह सब गीदड़ भपकियाँ हैं, तुम समद रहमानी को जाने दो। उसके बयान और कैसेट मेरे पास अभी ले आओ। आपका हुक्म है तो मैं आ रहा हूँ, मगर आखिरी बार समझा देता हूँ, मुझसे पहले मौत आप तक पहुँच जाएगी। उसने रिसीवर रखकर जैडल यानी समद रहमानी से कहा, बड़े साहब का हुक्म है कि तुम्हें गिरफ्तार ना किया जाए, छोड़ दिया जाए। वो खौफजदा होकर बोला, ये MIM वाले कौन है? मैं फ़ोन पर होने वाली तमाम बातें सुन रहा था। मैं तन्हा यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम अपनी हिफाजत में मुझे ले चलो। इंस्पेक्टर उसका तहरीरी बयान और कैसेट लेकर जाने लगा। समद रहमानी जैडल उसके पीछे था। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकला। उसी वक्त सानी की मर्जी के मुताबिक जैडल ने फ़ौरन कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर कहा, इंस्पेक्टर तुम जाओ, बाहर खतरा है, मैं सुबह तक इस कमरे में रहूँगा। इंस्पेक्टर चला गया। बड़े साहब का हुक्म था कि जैडल को गिरफ्तार ना किया जाए, छोड़ दिया जाए, इसलिए वो उसे कमरे में छोड़कर चला गया। जैडल ने फ़ोन के पास आकर रिसीवर उठाया, फिर नंबर डायल किए। राब्ता होने पर बड़े साहब की आवाज़ सुनाई दी। सानी ने जैडल की आवाज़ बदलकर उसकी ज़ुबान से कहा, तुम्हें तशवीश होगी कि यह नई तंजीम MIM कहाँ से पैदा हो गई। इनके मुजाहिदीन ने यहाँ के यहूदी को मार डाला। अब दूसरे यहूदी समद रहमानी की बारी है। लो, पहले सजाए मौत पाने वाले यहूदी से बातें कर लो। चंद सेकंड के बाद जैडल सानी की मर्जी के मुताबिक कहने लगा, मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। वो इंस्पेक्टर मुझे अपनी हिफाजत में घर तक पहुँचाना चाहता था, मगर मैं इसी कमरे में रह गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद ये नामालूम लोग आ गए हैं और ख़ुद को MIM के मुजाहिदीन कह रहे हैं। बड़े साहब ने कहा, मेरी उनसे बात करो। चंद सेकंड बाद फिर जैडल की आवाज़ बदल गई। वो बोला, अब तुम्हारे जैसा बड़ा ओहदेदार पूछेगा कि हम कौन हैं? बेहतर है तुम अपने बाप अमेरिका से अभी हॉटलाइन पर पूछ लो, क्योंकि दूसरे यहूदी की मौत के बाद यहूदियों को पनाह देने वाला गद्दार मुसलमान भी जिंदा नहीं रहेगा। अपनी हिफाजत के जितने सख्त इंतजाम कर सकते हो कर लो। और हाँ, पहले इस गोली के चलने की आवाज़ तो सुन लो, जो हमेशा के लिए तुम्हारे पालतू यहूदी को ठंडा करने वाली है। होटल के उस बंद कमरे में सिर्फ वही जैडल था। उसे गोली मारने वाला कोई नहीं था, मगर उसने अपने लिबास से एक रिवॉल्वर निकाला। उसने एक हाथ से रिसीवर पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से रिवॉल्वर की नाली को पेशानी से लगा लिया। फिर उसने ट्रैगर को दबा दिया। बहुत दूर बड़े साहब ने अपने फ़ोन पर गोली चलने की आवाज़ सुनी। हैरत से आंखें फैल गईं। उसने फ़ोन पर चीख कर पूछा, मिस्टर रहमानी, आर यू ऑल राइट? हेलो मिस्टर रहमानी, जवाब दो, हेलो हेलो। बड़े साहब बड़ी देर तक पुकारते रहे, मगर मौत जवाब कभी नहीं देती, खामोशी से अपना काम करके रुखसत हो जाती है। सानी ने सोच के जरिए अली को बड़े साहब का फ़ोन नंबर और होटल की वारदात बताई। फिर कहा, अब साहब बहादुर से कहो कि पहले यहूदी अहमद कबीर का तहरीरी बयान अभी ज़ाया ना करे, वरना इससे पहले वो ज़ाया हो जाएगा। उसे पहले सुपर मास्टर से MIM के मुतल्लिक पूछ लेना चाहिए। वो बड़े साहब की खोपड़ी में आ गई। थोड़ी देर बाद दूसरे फ़ोन की घंटी बजी। बड़े साहब ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा।
अली ने कहा, तुमने 2 यहूदियों का अंजाम देख लिया। अगर अपने बुरे अंजाम से बचना चाहते हो तो पहले यहूदी के तहरीरी बयान को ज़ाया न करना। बेहतर है पहले सुपर मास्टर से हॉटलाइन पर पूछ लो कि MIM क्या बुला है। बड़े साहब ने पूछा, तुम कौन हो? इसका जवाब भी सुपर मास्टर से मिल जाएगा, क्योंकि मेरे मुतालिक जवाब देने के लिए वो दोनों यहूदी जिंदा नहीं है। उसने फ़ोन बंद कर दिया। बड़े साहब ने हॉटलाइन पर सुपर मास्टर से रब्ता किया और उन 2 यहूदियों का अंजाम बताने के बाद पूछा, ये MIM वाले कौन लोग हैं? सुपर मास्टर ने कहा, ये नई तंजीम आफत नागहानी की तरह आई है। इन्होंने पहले हमारा त्यारा अगवा किया, फिर दमिश्क के एक इजलास में उर्दन और शाम के अकाबरीन को इस तरह दहशत ज़दा किया कि वो फौरी तौर पर इसराइल से कोई मुआहदा करने से कतरा रहे हैं। और अब तुम बता रहे हो कि MIM के मुजाहिदीन पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। बड़े साहब ने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन 2 यहूदियों ने तहरीरी तौर पर इंकशाफ किया कि इस मुल्क में मूसाद और राग एजेंट तकरीबकारी में मसरूफ़ हैं और इक़्तिदार के लिए लड़ने वाले पाकिस्तानी सियासतदान इन तकरीबकार एजेंट्स को अपना अपना अलहकार बनाकर इस मुल्क को तबाही के धाने तक ले जा रहे हैं। तुम उनके तहरीरी बयानात को जला दो। कैसे जला दूँ? उन मुजाहिदीन ने मुझे फ़ोन पर वार्निंग दी है कि मैं उनकी तहरीरें प्रेस वगैरह के जरिए अवाम तक नहीं लाऊंगा तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। थोड़ी देर तक खामोशी रही। सुपर मास्टर ने सोचने के बाद कहा, MIM के सरबराह का दावा है कि उनके मुतालबात मानने वालों को वो जानी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लिहाजा तुम उनकी बात मान लो। उनके तहरीरी बयानात में तुम्हारा जिक्र नहीं है। तुम पर गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं आएगा। तुम इन बयानात को अवाम के सामने आने दो, फिक्र न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़े साहब ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अखबारात के जरिए अपना कारनामा बयान करूंगा कि मेरी मेहनत और कोशिशों से 2 यहूदी अपने नापाक अज़ाइम के बायस मौत के घाट उतर गए। उसने फ़ोन बंद कर दिया। सानी ने अली के पास आकर कहा, हमारा मकसद पूरा हो रहा है। इस मुल्क में यहूदियों और हिंदुओं की सरगर्मियों का इंकशाफ होगा और आइंदा भी होता रहेगा। बड़े साहब इस कामयाबी का सेहरा अपने सर बांधना चाहते हैं, फिलहाल बांध लेने दो, बाद में सेहरे के फूल कांटों की तरह चुपेंगे। अली ने कहा, ठीक है, अब नया खेल खेलते हैं। वजीर अली का खेल। उसे दीना दानियाल से शुरू कराओ। वो दीना दानियाल के अंदर पहुंच गई, फिर उसकी सोच में बोली, हमने ZL को वजीर अली की अगवा की रिपोर्ट दी थी, पता नहीं वो क्या कर रहा है। वजीर अली का कोई सुराग मिला भी है या नहीं? इसी सोच के नतीजे में दीना ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर ZL से रब्ता किया। दूसरी तरफ उसकी रिहाइशगाह में घंटी बजती रही, मगर किसी ने रिसीवर नहीं उठाया। दीना रिसीवर रखकर सोचने लगी, शायद वो बाथरूम में होगा। उसने थोड़ी देर बाद फिर रिसीवर उठाया। इस बार सानी ने उससे अली के मोबाइल का नंबर डायल करा दिया। रब्ता कायम होने पर अली ने पूछा, इतनी रात को क्या परेशानी है? यह आराम से सोने का वक्त है। दीना ने पूछा, तुम कौन हो? मैं ZL से बात करना चाहती हूँ, उसे बुलाओ। इस दुनिया से जाने वाले को कोई वापस नहीं बुला सकता। क्या तुम्हारी जैसी को कोई और नहीं मिला जो इस जहन्नुम में जाने वाले को बुला रही हो? वो गुस्से से बोली, यू शट अप, मैं कोई आवारा बाजारी नहीं हूँ। फ़ौरन ZL को बुलाओ। तुम्हें यहाँ के बड़े साहब का नंबर मालूम ना हो तो मैं बता रहा हूँ, नोट करो, और उनसे पूछो कि मिस्टर समद रहमानी कहाँ हैं। तुम्हें सही इतला मिल जाएगी। दीना को नंबर मालूम था। उसने बड़े साहब से रब्ता किया, फिर कहा, मैं डबल D बोल रही हूँ, ZL से रब्ता नहीं हो रहा, आप कुछ पता करें। मुझे पता है, अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि MIM के मुजाहिदीन ने उसे और कराची के ZL को कत्ल कर दिया है। और नो, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। क्या ZL ने आपको बताया था कि कुछ नामालूम लोगों ने यहाँ से वजीर अली को अगवा किया है? यह क्या कह रही हो? क्या वाकई तुम्हारी कोठी में नामालूम अफराद आए थे और वजीर अली को ले गए? मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने शिल्पा को पलंग से बांध दिया था। मेरा ख्याल है ये अपोजिशन वालों की धांधली है। ये MIM वालों की भी धांधली हो सकती है, मगर हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। थोड़ी देर पहले सुपर मास्टर ने बताया है कि वो मुजाहिदीन बड़े ख़तरनाक हैं। वैसे रेडियो TV वगैरह के जरिए सुबह की खबरों में वजीर अली के अगवा की बात बता दी जाएगी और उसके अगवा का इल्ज़ाम अपोजिशन वालों पर लगा दिया जाएगा। वो बोली, जो कुछ हो रहा है इससे हमारे मकासद के हसूल में बड़ी रुकावटें पैदा होंगी। आप किसी तरह उस बड़े साइंसदान से मेरी मुलाकात करें। मैं जल्द से जल्द इस मुल्क के एटमी राज तक पहुंचना चाहती हूँ। कल तुम अपने भाई वजीर अली के अगवा का सोग मनाओ। मैं उस साइंसदान रहमान कुरैशी से कहूँगा कि मुल्क के बड़े बड़े ओहदेदार वजीर अली की बीवी और बहन की दिलजोई के लिए उनसे मिलने जा रहे हैं। लिहाजा रहमान कुरैशी को भी वहाँ जाकर तसल्लियाँ देना चाहिए कि उसकी बहन को उसका भाई वजीर अली जल्द ही मिल जाएगा। वो बोली, बस एक बार वो साइंसदान रहमान कुरैशी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अपना दीवाना बना लूँगी। दीना ने फ़ोन बंद कर दिया। सानी ने अली के पास आकर फ़ोन पर होने वाली तमाम गुफ्तगू सुनाई। उसने कहा, मेरे अंदर मौजूद रहो, मैं अब अपोजिशन के लीडर से बातें करूँगा। फिर उसने हशमत बेग से कहा, अपोजिशन के लीडर से बात कराओ, वो आराम से सो रहा होगा, उसकी नींद भी उड़ाई जाए। उसने नंबर डायल किए। लीडर के सेक्रेटरी ने पूछा, हेलो कौन है? हशमत बेग ने कहा, अपने साहब से बात कराओ, मैं चौंका देने वाली खबरें सुनाने वाला हूँ। सेक्रेटरी ने कहा, रात के 3 बज रहे हैं, मैं साहब को नींद से नहीं उठाऊंगा। सानी बातें सुनकर अली को बता रही थी। अली ने हशमत बेग से मोबाइल फ़ोन लेकर पूछा कि अपने साहब को यह भी नहीं बताओगे कि वजीर अली को अगवा कर लिया गया है? सेक्रेटरी ने पूछा, इस खबर में कितनी सच्चाई है? अली ने कहा, जब वजीर अली को कत्ल करके तुम्हारे साहब की कोठी के सामने फेंक दिया जाएगा तो क्या उस वक्त भी तुम साहब को नींद से नहीं जगाओगे? ज़रा 1 मिनट, मैं साहब को जगाने की कोशिश करता हूँ।
थोड़ी देर बाद ही साहब की नींद भरी आवाज़ सुनाई दी। क्या मुसीबत है, कौन हो तुम? सियासत सबसे बड़ी मुसीबत है, चंद अहम खबरें सुन लो। जो यहूदी समाद रहमानी के नाम से कभी तुम्हारे लिए और कभी दुश्मन पार्टी के लिए काम करता था वो कत्ल कर दिया गया है। वजीर अली को अगवा कर लिया गया और सुबह की खबरों में उसके अगवा का इल्ज़ाम तुम्हारी पार्टी पर रखा जाएगा। तुम कौन हो? ये पूछने से बेहतर है कि अपने वसीज़ राय इस्तेमाल करो और इन खबरों की तस्दीक करो। अली ने फ़ोन बंद कर दिया। सानी अपोजिशन लीडर के पास पहुंची हुई थी। वहां खलबली सी पैदा हो गई थी। वो और उसके मुसाहिब और सेक्रेटरी वगैरह सोना भूल गए थे। कोठी के तरफ दूर तक मुसल्ला गार्ड्स की ड्यूटी लगा दी गई थी ताकि दुश्मन उन पर इल्ज़ाम धरने के लिए वजीर अली की लाश कहीं कोठी के करीब फेंक कर न चले जाएं। फिर कितने ही टेलीफोन के जरिए अपने ज़राए इस्तेमाल करके इन खबरों की तस्दीक की जा रही थी। फिर तस्दीक हो गई कि वजीर अली को अगवा किया गया है और वो यहूदी जोनल लीडर भी मारा गया है। अपोजिशन की तरफ से बड़े साहब को फ़ोन पर मुखातिब किया गया और कहा गया, हमें वजीर अली के अगवा किए जाने की खबर मिल गई है और ये तुम्हारी पार्टी की शरारत है। अगर रेडियो, टीवी और अखबारात के जरिए हमारे खिलाफ अगवा का प्रोपेगेंडा किया गया तो हम सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। बड़े साहब ने कहा, अगवा हमने नहीं किया, तुमने किया है। वजीर अली हमारा अहम आदमी था, ये पूरा मुल्क जानता है। लोग यकीन करेंगे कि बरसों के बाद मुल्क वापस आने वाले वजीर अली को अपोजिशन पार्टी ने गायब कर दिया है। तुम लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कार्ड हमारे हाथ आ गया है। 1 घंटे के अंदर अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े अहम लीडर एक आलीशान कोठी में जमा हो गए थे। उनमें से एक ने कहा, हमें फौरी तौर पर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि वजीर अली के अगवा किए जाने की बदनामी हमारे सर ना आ सके। समझ में नहीं आता इतनी जल्दी आखिर क्या जवाबी कार्रवाई की जा सकती है, और इतनी जल्दी ये भी सुराग नहीं लगाया जा सकता कि वजीर अली को कहाँ ले जाकर छुपाया गया है या कहाँ कत्ल किया गया है। एक और लीडर ने कहा, कल ही वजीर अली की आमद पर हज़ारों अफराद ने उसका शानदार इस्तकबाल किया था और आज उसका अगवा और कत्ल हमारी पोजीशन को बहुत कमज़ोर बना देगा। सब अपने अपने तौर पर बोल रहे थे और कह रहे थे कि सुबह की खबरों में उनकी पार्टी पर कोई इल्ज़ाम ना आने दिया जाए। उनके पार्टी लीडर ने कहा, वजीर अली उनकी मुखालिफ पार्टी का बहुत ही कमज़ोर लीडर था, लिहाजा वो लोग उसे पार्टी से ख़त्म करके एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। मेरी जो दूसरी कोठी है वो 1 करोड़ 20 लाख की है। अगर इस कोठी को बम से उड़ा दिया जाए तो वजीर अली के अगवा से ज़्यादा बड़ी खबर बनेगी कि अपोजिशन पार्टी का लीडर बाल बाल बच गया। लीडर को कत्ल करने के लिए कोठी में टाइम बम छुपा कर रखे गए थे, मगर इत्तफाक से उस रात लीडर अपनी दूसरी कोठी में था। एक ने कहा, चाल तो ज़बरदस्त है मगर 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान है। पार्टी लीडर ने कहा, 1 पैसे का भी नुकसान नहीं, मैंने वो कोठी बैंक से कर्ज लेकर बनवाई थी और अभी तक कर्ज अदा नहीं किया। फिर ये कि 1 करोड़ 20 लाख क्या चीज़ है, जब हम अपनी हुकूमत बनाएंगे तो 1 करोड़ के 20 करोड़ बना लेंगे। इस मंसूबे पर अमल किया गया। सुबह अजान होने से पहले ही उस पार्टी के कारिंदों ने इस महंगी कोठी को बमों के धमाके से उड़ा दिया। इस इलाके में दहशत फैल गई। आसपास की कोठियों वाले वहां से भागने लगे। सभी की जुबानों पर यही बात थी कि पार्टी लीडर को कत्ल करने के लिए वो कोठी तबाह की गई है। कोई ये यकीन ही नहीं कर सकता था कि एक होशमंद लीडर अपनी 1 करोड़ 20 लाख की कोठी को अपने ही कारिंदों से तबाह कराएगा। इस महंगी कोठी का तबाह होना और पार्टी लीडर का इत्तफाकिया बच जाना इतनी बड़ी खबर थी कि हुकूमत करने वाली पार्टी रेडियो टीवी के जरिए ये अलमनाक खबर नशर करने पर मजबूर हो गई। उस रोज़ 2 बड़ी खबरें नशर की गई थीं। वजीर अली के अगवा किए जाने वाली खबर भी मामूली नहीं थी, लेकिन अपोजिशन का पार्टी लीडर इससे ज़्यादा हमदर्दियाँ हासिल करने में कामयाब हो गया था। सानी और अली ये तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे, पाकिस्तानी सियासतदानों का जवाब नहीं है, ये जैसी मनफी सियासत कर रहे हैं। अगर इतनी ही जहानत से मस्बत सियासत करें तो दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाए। दाऊद मंडोला दमिश्क पहुंचा, मगर बड़ी देर से पहुंचा। MIM के पुरस्कार नीम मुर्दा नीम जिंदा सरबराह से उर्दन और शाम के अकाबरीन की ऐसी मुलाकात हो चुकी थी जिसे वह तमाम मुसलमान अकाबरीन मरते दम तक नहीं भूल सकते थे। मंडोला ने एक शाह के सेक्रेटरी के ख्यालात पढ़कर उस ढांचे के बारे में मालूम किया। अगरचे ढांचे वाला तमाशा बचकाना था, मगर उस तंजीम के सरबराह ने दोनों इस्लामी ममालिक को समझा दिया था कि इन इस्लामी ममालिक से, इसराइल से और अमेरिका से टकराना उसके लिए बच्चों का खेल है। फिर मंडोला को ये मालूम हुआ कि किसी अजनबी ने उस ढांचे से फ़ोन पर गुफ्तगू की थी और उसे मुसाद के यहूदी जासूसों के मुतल्लिक इतला दी थी कि एक यहूदी हसीना मशरूबा के नाम से और दूसरा यहूदी कासिम के नाम से इसहाक के महल में है, और ये इतला दुरुस्त साबित हुई। फिर ये मालूम हुआ कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाली भी इस ढांचे के लिए सहूलतें फराहम कर रही है। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए वहाँ मुसाद के फील्ड लीडर को भी बेनकाब कर दिया था, और यह भी कहा गया था कि मुसाद के फील्ड लीडर को, कासिम और मशरूबा को, और दोनों अमरीकी जासूस हसीना को जिंदा रखा जाए। अगर उन्हें किसी बहाने से मारा जाएगा तो टेलीपैथी के जरिए नायब सुपर मास्टर और वहाँ के दीगर मुसलमान अकाबरीन को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। वहाँ किसी को भी ये मालूम ना हो सका कि वो टेलीपैथी जानने वाली कौन थी और ढांचे से फ़ोन पर गुफ्तगू करने वाला शख्स कौन था। उन दोनों का उस ढांचे से और उसकी MIM की तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं था। उनसे पूछने पर ख्याल ख्वानी करने वाली ने कहा था कि वो भी वही बला है जैसी जमीला राजी थी। इस हवाले से ये राय कायम की जा रही थी कि वो यकीनन
जमीला राजी होगी और उसके साथ जो शख्स है वो फरहाद अली तैमूर है। दाऊद मंडोला शाह के सेक्रेटरी के जरिए दोनों इस्लामी ममालिक के अकाबरीन और नायब सुपर मास्टर के अंदर भी जगह बना चुका था। नायब के जरिए मालूम हुआ कि सुपर मास्टर ने बाबा साहब के इदारे में जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी से ये मालूम करना चाहा था कि नई तंजीम MIM से फरहाद का ताल्लुक है या नहीं, और क्या बाबा साहब के इदारे से भी इस तंजीम से कोई राब्ता रहता है। जवाब मिला था कि इस नई तंजीम से बाबा साहब के इदारे और फरहाद का कोई ताल्लुक नहीं। जनाब तबरेज़ी साहब को दुश्मन भी एक सच्चा और खरा इंसान तस्लीम करते थे। इसलिए सुपर मास्टर परेशान हो गया था कि आखिर वो नई तंजीम कहाँ से पैदा हो गई है और इसका पुरस्कार सरबरा कौन है। दाऊद मंडोला ने अपनी खुफिया तंजीम की टेलीपैथी जानने वाली अल्पा के अंदर पहुंचकर ख्यालात पढ़े। वो और तमाम आदम बरादर्स उस तंजीम के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते थे। मंडोला की समझ में यही आ रहा था कि हाकिम महल में ख्याल ख्वानी करने वाली फरहाद की कोई साथी है, या फिर सुपर मास्टर ने कोई नई ख्याल ख्वानी करने वाली पैदा की है। उसे दूसरा ख्याल गलत मालूम हुआ, क्योंकि दमिश्क के हाकिम महल में सुपर मास्टर की सियासी चालें चली जा रही थी। लिहाजा सुपर मास्टर की ही कोई टेलीपैथी जानने वाली उसकी चालों को नाकाम नहीं बना सकती। मंडोला को यह यकीन था कि फरहाद की फैमिली के कुछ अफराद इस नई तंजीम के लिए खुफिया तौर से ढाल बने हुए हैं। दमिश्क के इजलास में एक इंसानी ढांचे के साथ जो मुज़ाकरात हुए उन्हें अमरीका और इसराइल के हुकाम ने भी सुना था और वीडियो के जरिए हाकिम महल में उस ढांचे को देखा भी था। खुफिया यहूदी तंजीम के तमाम आदम बरादर्स और तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले इसी बहस में उलझे हुए थे कि इस नई तंजीम MIM तक कैसे पहुंचा जा सकता है और इसके सरबरा का सुराग कैसे लगाया जा सकता है। खुफिया यहूदी तंजीम के ख्याल ख्वानी करने वाले तादाद में बढ़ गए थे। पहले अल्पा और टेरी आदम थे, फिर मंडोला ने मजीद 2 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा किया। उनमें से एक टालबूट था और दूसरा मोनारो, वो मोनारो जिसे दाऊद मंडोला ने अपनी जगह मंडोला बनाकर उस तंजीम में भेजा था और ख़ुद उस तंजीम के तमाम अफराद से छुपकर उनके दिमागों पर हुक्मरानी कर रहा था। इस वक्त भी वो तमाम आदम बरादर्स और तमाम टेलीपैथी जानने वालों की बातें सुन रहा था और वह तमाम टेलीपैथी जानने वाले अपने बिग ब्रदर यानी ब्रेन आदम से कह रहे थे कि वीडियो फिल्म पर ढांचे से फ़ोन पर बातें करने वाले शख्स के दिमाग में उन्होंने जाने की कोशिशें की थी, लेकिन सिर्फ वो शख्स ही नहीं, वो ख्याल ख्वानी करने वाली भी सांस रोक लेती थी। हत्ता के ढांचे के बाहर बोलने वाला सरबरा भी योगा का माहिर था। मंडोला ने ब्रेन आदम के अंदर रहकर उसके जरिए कहा, अब इस वाक़े को 4 दिन गुजरे हैं, उर्दन और शाम में MIM के मुजाहिदीन ज़रूर होंगे और उनके लिए ढाल बनने वाले वो शख्स और ख्याल ख्वानी करने वाली भी होगी। अगर हम दमिश्क और ओमान में अपने आलाकारों के जरिए सुराग लगाएं तो किसी न किसी भेस बदले हुए मुजाहिद तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। एल्पा ने तायद में कहा, हमें यही तरीका इख्तियार करना होगा। हम तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले वहाँ अपने आलाकारों के अंदर रहकर उन्हें तलाश कर सकते हैं। टेरी आदम ने कहा, हमें रस्सी का सिर्फ एक सिरा मिल जाए, सिर्फ एक मुजाहिद हमारे हाथ लग जाए, फिर हम रस्सी के आखिरी सिरे तक यानी उनके सरबराह तक पहुँच जाएंगे। वह सब इसी लाइन ऑफ एक्शन के मुताबिक मंसूबे बना रहे थे। दाऊद मंडोला सुन रहा था और सोच रहा था। फिर ब्रेन आदम ने मंडोला की मर्जी के मुताबिक कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो ढांचा एक जिंदा इंसान की तरह महल में अपने पैरों से चलता हुआ आया, लेकिन वापस नहीं गया। वो उसी महल के दीवाने खास में धुआं बनकर और रकीक मादा बनकर नाबूद हो गया। उसने नाबूद होने से पहले कहा था कि वो जा रहा है, लेकिन आइंदा उसे मुलाकात और मुज़ाकरात के लिए मजबूर किया गया, तो वह फिर 12 बजे रात को आएगा। सब ने तायद की कि ढांचे न नाबूद होने से पहले आइंदा भी आने के लिए कहा था। ब्रेन आदम ने कहा, इन 2 बातों पर गौर करो कि वो रात के 12 बजे क्यों आया था और आइंदा भी अपनी आमद का यही वक्त बता गया था। दूसरी बात यह कि जब वो हड्डियों का ढांचा पिघलकर पानी की तरह बह चुका है तो फिर वो ढांचा दोबारा कहाँ से आएगा। एल्पा ने कहा, आसान सा जवाब है, वो सरबरा दूसरा इंसानी हड्डियों का ढांचा अपनी पहली तकनीक के मुताबिक तैयार करेगा। ब्रेन आदम ने पूछा, उसके पास कितने हड्डियों के ढांचे होंगे? वो इन ढांचों को कहाँ छुपा कर रखता होगा? क्या वो किसी अस्पताल से या कब्र से ढांचे निकाल कर लाता होगा? टालबूट ने कहा, वो ऐसी ही कुछ हरकतें करता है। मंडोला ने ब्रेन आदम की जुबान से कहा, अगर आइंदा सरबराह को मुज़ाकरात के लिए ऐसी जगह मदऊ किया जाए कि वो कहीं से ढांचा दस्तयाब ना कर सके, तब वो कैसे आएगा? कोई जानवर या भूत बनकर आएगा? उसने वादा किया है कि वो आएगा, देखना यह है कि वो कैसे आएगा और किस रूप में आएगा। टालबूट आदम ने कहा, अगर वो इंसानी रूप में आएगा तो यकीनन वो खुद सरबराह नहीं होगा, बल्कि उसका कोई आलाकार होगा। हाकिम महल के इजलास में सरबराह ने कहा था कि वो और उसके मुजाहिदीन किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, इसीलिए उसने मूसाद के फील्ड लीडर और मशरूबा वगैरह को जिंदा छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि जिसे वो आलाकार बनाकर MIM के सरबराह की हैसियत से भेजेगा, उस आलाकार को भी जानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे ढांचे की तरह नहीं पिघलाएगा। वो आलाकार हमसे मुज़ाकरात के बाद वापस जाएगा तो हमारे लिए अपने नक्शे कदम छोड़ता जाएगा। एक ने कहा, हो सकता है हम उसका ताक़ुब करके उसके जरिए सरबराह तक ना पहुंच सके, वो पहले ही कोई तोड़ कर ले। बेशक वो तोड़ करेगा, हम भी जोड़ का तोड़ करेंगे। जगह जगह एंटी मेकअप कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वालेकार चेहरा बदल कर आएगा और हमारे कैमरे उसका असली चेहरा हमें दिखाएंगे। जहाँ सरबराह होता है वहाँ उसके कुछ मातियत होती हैं। दमिश्क में भी उसके मातियत थे। अगर वहाँ के सुराग रसां पूरी तुंदही से काम करते तो 2-4 को पकड़ लेते, मगर सब इस खुशफहमी में रहे कि जब सरबराह सामने आ रहे तो मातियत भी काबू आ जाएंगे।
लिहाजा आइंदा मुलाकात में भी हम ये तासुर देंगे कि हम सिर्फ सरबराह से मिलने के लिए बेचैन हैं, लेकिन दर पर्दा पूरे शहर में जासूसों की फौज फैला दी जाएगी और कई तरह के मुख्तलिफ खुफिया इंतजाम किए जाएंगे। ठीक है, इस बार हम मुजाहिदीन को और हो सका तो उनके सरबराह को काबू में करने की ज़बरदस्त प्लानिंग करेंगे, लेकिन उसे मुज़ाकरात के लिए कहाँ बुलाया जाएगा? मंडोला ने ब्रेन आदम की ज़ुबान से कहा। अगर वो राज़ी हो जाए तो हम यहूदी खैर से गाली के जज्बे से उसे इसराइल के किसी शहर में मुज़ाकरात के लिए मदऊ करेंगे। यहाँ वो किसी अस्पताल या कब्रिस्तान से कोई ढांचा हासिल नहीं कर सकेगा, और अगर करेगा तो रिमोट कंट्रोलर के जरिए ढांचे को मुतहर्रिक रखने के लिए सरबराह को इसी शहर में कहीं छुप कर रहना होगा। यह मुल्क हमारा है, यहाँ के शहर हमारे हैं, हम उसे कामयाबी से छुपने का मौका नहीं देंगे। दाऊद मंडोला की तरह एक्सरे मैन मार्टिन भी तमाम आदम ब्रदर्स के दिमागों में छुपा रहता था और अब तक यही समझता आ रहा था कि वही खुफिया यहूदी तंजीम का सरबराह है। उसने भी तमाम आदम ब्रदर्स और तमाम यहूदी टेलीपैथी जाने वालों पर ऐसा अमल किया था कि कोई अपने दिमाग में उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करता था। दाऊद मंडोला ने जानबूझकर एक्सरे मैन मार्टिन को इस तंजीम का पुरस्कार सरबराह बना रखा था और बड़ी खामोशी से एक्सरे मैन मार्टिन के दिमाग पर अपना तसल्लत जमाए हुए था। ब्रेन आदम ने कहा, हम इस बार MIM के सरबराह का सुराग लगाने और उसके खुफिया ठिकाने तक पहुंचने के लिए बड़े ठोस और जामे मंसूबे बनाएंगे, लेकिन एक और अहम सवाल पैदा होता है कि उसे मुलाकात और मुज़ाकरात के लिए कैसे मदऊ किया जाए। एक बरादर ने कहा, हाँ, हम उसका नाम, फ़ोन नंबर और पता ठिकाना नहीं जानते हैं। एक्सरे मैन मार्टिन ने अल्पा की ज़ुबान से कहा, हमें इस सिलसिले में सुपर मास्टर से रब्ता करना चाहिए। इस फैसले के मुताबिक सुपर मास्टर से रब्ता किया गया। ब्रेन आदम ने उसे अपने तमाम मंसूबों के बारे में बताया। सुपर मास्टर ने कहा, मिस्टर ब्रेन आदम, तुम इसराइली इंटेलिजेंस के चीफ हो, मगर मुझे यकीन है कि खुफिया यहूदी तंजीम से तुम्हारा गहरा ताल्लुक है। ब्रेन आदम ने कहा, आप मौजू बदल रहे हैं, मैं MIM की तंजीम के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, मेरे लिए तो खुफिया यहूदी तंजीम और MIM की तंजीम दोनों ही एक जैसी हैं। दोनों तंजीमों के सरबराह नामालूम और गुमनाम हैं, और यह भी कोई नहीं जानता कि इन तंजीमों के खुफिया अड्डे कहाँ हैं। ब्रेन आदम ने कहा, हमारे मुल्क की खुफिया यहूदी तंजीम से आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा। अगर मेरा इस तंजीम से कोई ताल्लुक होता तो ये बात इतने अरसे तक छुपी नहीं रहती। वैसे MIM से आपको और हम सबको नुकसान पहुंच रहा है, और आइंदा भी ना जाने कितने नुकसानात उठाने पड़ेंगे। हाँ, इस नई तंजीम की इब्तदा बता रही है कि आइंदा ये बाबा साहब के इदारे की तरह मुस्तहकम और नाकाबिल तस्कीर किलाना बन जाए। दानिशमंदी यही है कि सांप के फन उठाने से पहले उसे कुचल दिया जाए। सांप तो फन उठा चुका, अब कुचलने की बात करें। क्या आप उसके सरबराह से किसी तरह रब्ता करके उसे इसराइल आने और आइंदा मुलाकात करने की दावत दे सकती हैं? MIM के मुजाहिदीन का तुम यहूदियों से खुदा वास्ते का बैर है, उनका सरबराह इसराइल शायद कभी ना आए। आप एक बार उस सरबराह से बात करें, अगर वो इसराइल आने पर राजी ना हो तो उसे वाशिंगटन बुलाएं, वो भी हमारा ही शहर है, हम उसे ठोस प्लानिंग के जरिए जकड़ लेंगे। मैं उसे अपने मुल्क और अपने शहर में बुलाने से पहले उस नई तंजीम और उसके सरबराह की बुनियादी ताकत को पूरी तरह समझ लेना चाहता हूँ। आखिर उन्हें इतने वसी ज़राए और बेइंतहा दौलत कहाँ से हासिल हुई है कि उसके मुजाहिदीन मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, और वह ऐसा माहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए हड्डियों के ढांचे को नीम जिंदगी देकर मुतहर्रिक कर देता है। अभी हमने सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉनिक आलात का हैरत अंगेज़ कमाल देखा है। हम नहीं जानते कि वो कितनी दूर बैठकर उस ढांचे को कंट्रोल कर रहा था, और ये भी नहीं जानते कि वो आइंदा भी कैसे कैसे हैरत अंगेज़ कमालात दिखाएगा। जब हम उस तंजीम के मुतालिक कुछ नहीं जानते तो फिर उसकी ताकत और बेपनाह माली वसाइल को कैसे समझ पाएंगे? यही तो समझ में नहीं आता। इस तंजीम का ताल्लुक बाबा साहब के इदारे से नहीं है। ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जनाब तबरेज़ी साहब दुश्मनों से भी झूठ नहीं बोलते, और तमाम दौलतमंद इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों में इतना इत्तेहाद नहीं है कि वे एक दूसरे के राजदार बनकर MIM जैसी तंजीम की तश्कील कर सकें। तमाम इस्लामी ममालिक में सिर्फ हमारे खुफिया एजेंट ही नहीं, जासूस औरतें भी अहम सरकारी ओहदों पर हैं। उनका कोई राज हमसे छुपा नहीं रहता। क्या अवामी जमहूरिया चीन इन मुजाहिदीन को हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म कर रहे? ये गौर करने वाली बात है। हम सियाचिन ग्लेशियर में उसका रास्ता रोकने के इक़दाम कर रहे हैं ताकि वो आइंदा कभी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वगैरह की सिमत पेशकदमी ना करे। वो जवाबन मशरिक़ वस्ता में हमारे अज़ाइम को नाकाम बना रहे। सुपर मास्टर ने अमेरिका में रहने वाले चीनी नुमाइंदे से रब्ता करने के बाद कहा, हेलो मिस्टर, मैं इस मुल्क का सुपर मास्टर बोल रहा हूँ। चीनी नुमाइंदे ने कहा, बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे याद किया, फरमाइए, मेरे लायक कोई खिदमत। MIM का एक मुजाहिद आपकी तरफ से हमारी खिदमत कर रहा है और बयान दे रहा है कि आपकी हुकूमत उस नई तंजीम MIM को दामे दरमे सख्ते हर तरह की मदद कर रही है। उसने पूछा, यह खुशखबरी है तो MIM के सरबराह को सुनाओ, हमारे लिए तो हर खबर महज किसी पागल की बकवास है। सुपर मास्टर ने कहा, माइंड योर लैंग्वेज, आप मुझे पागल कह रहे हैं, मेरी तौहीन कर रहे हैं। आपने हुकूमत चीन पर इल्ज़ाम आयद किया है।
अगर ये सच साबित ना कर सके कि MIM हमारी तश्कील करदा तंजीम है तो इससे ज़्यादा तौहीन आपको बर्दाश्त करना होगी। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। सुपर मास्टर को उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन चीन इतनी बड़ी ताकत है कि अमेरिका ना तो उसे नाराज़ करना चाहता है और ना ही उससे खुश रहना चाहता है। दोनों मुल्कों के दरमियान बज़ाहिर दोस्ताना ताल्लुकात थे, मगर वह दोस्ती की तह में एक दूसरे के पैरों तले बारूद बिछाने की कोशिशें करते रहते थे। उसने चीनी नुमाइंदे की बात को मजबूरन बर्दाश्त कर लिया। फिर ब्रेन आदम से रब्ता करके पूछा, हम किसी सबूत के बगैर हुकूमत चीन को MIM की सरपरस्ती का इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इस सिलसिले में चीनी नुमाइंदे से मेरी तल्ख कलामी हो गई है। तल्ख कलामी से यह जाहिर नहीं होता कि वो सच सुनकर तल्खी पैदा कर रहा है। हाँ, वो कह रहा था कि MIM की सरपरस्ती करने का इल्ज़ाम साबित ना किया गया तो तल्खियाँ और बढ़ जाएंगी। चीन से हमारी सर्द जंग जारी है। इन हालात में हम बात नहीं बढ़ाना चाहते, ब्रेन आदम ने कहा। सियासी हिकमत अमली का तकाजा भी यही है। वैसे हमें यकीन है कि MIM की पुश्त पर चीन है। सुपर मास्टर ने कहा, हाँ, चीन को मुसलमानों से भला क्या हमदर्दी या मोहब्बत होगी। वो तो दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिल जीतने और हमारे खिलाफ नफरत फैलाने के लिए MIM को वजूद में लाया है। हमारी और चीन की दुश्मनी में मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचेगा। उसकी इन हरकतों से मुस्लिम अवाम उर्दन और इसराइल के दरमियान मुआहदा नहीं होने देंगे और ये नहीं चाहेंगे कि एक इस्लामी मुल्क इसराइल को तस्लीम करे। हमारे पास भी सियासियत करने हैं। अभी MIM के मुजाहिदीन ने उर्दन और इसराइली मुआहदे में रुकावट डाली है। थोड़ा सा वक्त गुजरने दो, मुआहदा ज़रूर होगा। एक एक करके तमाम इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम करते चले जाएंगे। फिल वक्त हमें दुनिया वालों के सामने MIM और उसके सरबराह को बेनकाब करना होगा और इस नई तंजीम के मुजाहिदीन को दहशतगर्द साबित करना होगा। हाँ, पहले मीठी छुरी से गला काटा जाएगा, दोस्ती और खैर सगाली के जज्बे से। MIM के सरबराह को दूसरी बार इसराइल में मुज़ाकरात की दावत दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? क्या उनसे राब्ते का कोई जरिया है? रेडियो, TV और अखबारात के जरिए इसराइली हुकाम उस सरबराह को मुलाकात और मुज़ाकरात की दावत देंगे तो उसकी तरफ से ज़रूर कोई जवाब मिलेगा। ये तरीक़ाकार तय होने के बाद सुपर मास्टर से राब्ता ख़त्म हो गया। दाऊद मंडोला मुख्तलिफ आदम ब्रदर्स के दिमागों में जा रहा था और उनके ख्यालात पढ़ने के अलावा सुपर मास्टर से होने वाली गुफ्तगू भी सुन रहा था। फिर वो भी दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। वो दमिश्क के एक नहायत ही आलीशान और महंगे होटल के एक स्वीट में था। टेलीपैथी के जरिए महंगे होटल में रहना और महंगी ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल मामूली सी बात थी। वो जब चाहता अमीर कबीर लोगों को अपना मामूल और ताबेदार बनाकर उनकी तिजोरियों से लाखों डॉलर्स, पाउंड्स, रियाल और दिनार वगैरह हासिल कर लेता। वो दमिश्क में हीरे जवाहरात के एक ताजिर की हैसियत से क़याम कर रहा था। इस सिलसिले के तमाम शनाख्ती कागजात उसके पास थे। कोई उस पर किसी किस्म का शुबा नहीं कर सकता था। लेकिन उसने पिछली ठोकरों से बड़ा सबक हासिल किया था। काहिरा में भी उसने यही सोचा था कि ना कोई उसे टेलीपैथी जानने वाला समझ पाएगा और ना ही मिस्र की पुलिस और इंतज़ामिया उस पर किसी और तरह का शुबा कर सकेगी। लेकिन वह बुरे नसीब और बुरे वक्त का कायल हो गया। जो वो सोच भी नहीं सकता था वही हो गया था। यानी सोनिया सानी उसके हिसाब पर सवार हो गई थी। उसकी असलियत तो मालूम ना कर सकी, मगर उसे मिस्र छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। अब वो दमिश्क के होटल में रहकर कसम खा चुका था कि अपने स्वीट की चार दीवारी से बाहर कभी ख्यालख्वानी नहीं करेगा। जब कभी बहुत ज़रूरी हुआ तो कहीं छुपकर टेलीपैथी को अपना जरिया बनाएगा, वरना एक आम ताजिर की हैसियत से रहेगा। शीतारा और पारस ने मूसाद के फील्ड लीडर और उसके दो मातियत मशरूबा और कासिम को जिंदा छोड़ दिया था और शीतारा ने कहा था कि वह इनके जरिए दमिश्क में मूसाद की मसरूफियात मालूम करती रहेगी। लिहाजा वहाँ के मुसलमान अकाबरीन ना इन शहरियों को शहर बदर करेंगे और ना इन्हें कत्ल करेंगे। यहूदी फील्ड लीडर, मशरूबा और कासिम तीनों इसी शहर में और इसी बंगले में थे जहाँ उन्होंने MIM के सरबराह की वीडियो रिकॉर्डिंग के इंतजाम किए थे। लेकिन इन इंतजामात से बाद में पारस ने फ़ायदा उठाया। फिर वीडियो फिल्म मुकम्मल करके वो बंगला छोड़ दिया गया। दाऊद मंडोला को इन बातों का इल्म था। वो अक्सर फील्ड लीडर, मशरूबा और कासिम के दिमागों में जाकर बड़ी देर तक छुप कर रहता था। उसे तवक्को थी कि वो ढांचे का साथ देने वाली ज़रूर किसी मकसद से इन तीनों यहूदियों के अंदर आकर बोलेगी और इन्हें अपना आलाकार बनाएगी। तो मंडोला उस ख्याल ख्वानी करने वाले की आवाज़ और लहजे को जहन नशीन करेगा। फिर ऐसी आवाज़ और लहजे वाली को इस शहर में तलाश करेगा। अगरचे ये मुश्किल काम था कि एक बड़े शहर में एक टेलीपैथी जानने वाली को करीब से ना सही दूर से देख लेता, लेकिन यह नामुमकिन नहीं था। शिकारी हजरात जानते हैं कि किसी शिकार को करने के लिए कितने सब्र व तहम्मुल से मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। ये इंतज़ार 1 घंटे का भी होता है, 1 हफ्ते और 1 महीने का भी। लेकिन यकीनी होता है कि शिकार ख्वाह कितना ही चालाक और फुर्तेला हो, वो एक दिन निशाने पर ज़रूर आएगा। आखिर उसने फील्ड लीडर के दिमाग में शीतारा की सोच की लहरों को सुना। वो कह रही थी, हेलो, मेरी आवाज़ तुम्हें अजनबी सी लगेगी क्योंकि मैं इस ख्याल ख्वानी करने वाली की जगह आई हूँ जिसने तुम तीनों यहूदियों को यहाँ मरने नहीं दिया। हमारी ड्यूटी बदल गई है और मैं यहाँ देखने आई हूँ कि इस इस्लामी मुल्क में तुम तीनों के अलावा और कितने यहूदी परवरिश पा रहे हैं
और कौन कौन से बहरूप में छुपे हुए हैं। फील्ड लीडर ने कहा, आपसे पहले वाली ने हमें ज़िंदगी देकर बड़ा एहसान किया है। आप उसकी जगह आई हैं, हम आपको भी सलाम करते हैं। मैं मशरूबा के अंदर जाकर उसकी ज़ुबान से बोलूँगी, उसे बताऊँगी कि मैं आ रही हूँ। फील्ड लीडर ने मशरूबा को बताया, पुरानी की जगह एक नई ख्याल ख्वानी करने वाली तुम्हारे अंदर आ रही है, उसे खुश आमदीद कहो। शीतारा ने अपनी बदली हुई आवाज़ और लहजे में कहा, हेलो मशरूबा, कैसी हो? खैरियत से हूँ, और तुम्हारी जैसी अजनबी दोस्तों की दी हुई ज़िंदगी जी रही हूँ। पारस ने शीतारा को यह मशवरा दिया था कि वो अपनी आवाज़ और लहजा बदल ले। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका और इसराइल में भी टेलीपैथी जानने वालों की कमी नहीं थी। पारस ने कहा, हमने जिन यहूदियों को यहाँ जिंदा छोड़ा है, उनके दिमागों में दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले ज़रूर आएंगे और इनके अंदर छुपकर ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ढांचे की हमायत में ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती कौन है। शीतारा ने पारस की हदायत के मुताबिक अपनी आवाज़ और लहजे में तब्दीली कर ली थी। उधर यहूदी खुफिया तंजीम के एक्सरे मैन मार्टन ने एल्पा से और सुपर मास्टर ने पूजा से कहा था कि वो दमिश्क के तीनों यहूदियों के अंदर आती जाती रहीं। इस तरह मौजूदा हालात ये थे कि सिर्फ दाऊद मंडोला ही नहीं, एल्पा और पूजा भी बड़ी खामोशी इख्तियार किए मशरूबा के अंदर पहुंची हुई थी और शीतारा की बातें सुनने के बावजूद उसे शीतारा की हैसियत से नहीं पहचान रही थी। उसने मशरूबा से पूछा, क्या तुम यहाँ खुद को कैदी समझ रही हो? हरगिज़ नहीं, तुमने ऐसा क्यों सोच लिया? इसलिए कि हमने तुम्हें और कासिम के साथ तुम्हारे फील्ड लीडर को भी यहाँ से जाने नहीं दिया, यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया। तुमने ऐसा करके हम पर मेहरबानी की है। अगर हम यहाँ से जाते तो हमारी मुसाद तंजीम वाले हमें इसलिए मार डालते कि तुम हमारे ख्वाबों में आने जाने लगी हो। लेकिन यहाँ तुमसे पहले ख्याल ख्वानी करने वाली ने धमकी दी थी कि हमें जानिए किसी तरह का जिस्मानी नुकसान ना पहुँचे, इसलिए हम अभी तक जिंदा हैं। उसी वक्त एल्पा ने मशरूबा की आवाज़ और लहजे में पूछा कि तुम कितनी ख्याल ख्वानी करने वाली हो? क्या तुम मुझे अपनी टीम में शामिल कर सकती हो? किसी को भी अपनी तंजीम में शामिल करने का फैसला सिर्फ सरबराह करता है। तुम मुझसे ज़्यादा सवालात ना करना, चूंकि पहली बार सवाल किया और तुम्हारे अंदर छुपे हुए दूसरे दुश्मन भी हमारी बातें सुन रहे हैं। इसलिए मैं बता दूं कि हम ख्याल ख्वानी करने वाली औरतें और कुछ मर्द हैं जिन्हें बहुत अरसे पहले ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी सिखाई गई थी। फिर हमारे बारे में कभी राय कायम की गई कि कोई टेलीपैथी जानने वाला बागी होकर रुपोश हो गया। कभी यह ख्याल किया गया हम में से कुछ लोगों को फरहाद के साथियों ने और कुछ को यहूदियों ने अगवा कर लिया है, जबकि सभी अगवा नहीं किए गए थे। कुछ इधर उधर हो गए थे। कुछ ऐसे टेलीपैथी जानने वाले हमारे साथी हैं जिनके मुतल्लिक ये सोच लिया गया कि वो मर चुके हैं। सोचने वालों ने यह नहीं सोचा कि उनकी मौत फ्रॉड भी हो सकती है। एल्पा ने मशरूबा के लहजे में सवाल किया, लेकिन ट्रांसफार्मर मशीन से पैदा किए जाने वाले मुसलमान नहीं थे, वो ईसाई या यहूदी थे। तुम भी मुसलमान नहीं हो सकती। फिर तुम सब MIM के मुसलमान मुजाहिदीन कैसे बन गए? मैं पहले कह चुकी हूँ कि ज़्यादा सवालात ना करना। जो लोग तुम्हारे ज़रिए सुन रहे हैं वो खुद अपने तौर पर मुख्तलिफ पैदा होने वाले सवालात के जवाब सोचेंगे। आखिर बड़े बड़े ब्रेन मास्टर और सुपर मास्टर हैं, बड़े मौमे और मसाइल हल करते हैं। हमें भी शायद पहचान लें। आखिर हम उन्हीं की दुश्मनी के नतीजे में मौजूदा मुकाम तक पहुँचे हैं। एल्पा ने अपनी आवाज़ में कहा, जब तुम समझ ही गई हो तो मैं मशरूबा के अंदर छुपी नहीं रहूँगी। तुमसे बराह रास्त कुछ कहना चाहती हूँ। शीतारा ने कहा, अच्छा तो तुम एल्पा हो। मशरूबा के अंदर औरतें ही सोच के जरिए आ रही हैं, तो फिर सुपर मास्टर की तरफ से यहाँ पूजा मौजूद होगी और फरहाद की टीमें तो कितनी ही ख्याल ख्वानी करने वाली हैं, उनमें से भी कोई ज़रूर मौजूद होगी। यानी यहाँ हम ख्याल ख्वानी करने वाली औरतों का मेला लगा हुआ है। हाँ, तो तुम कुछ कहना चाहती हो? एल्पा ने कहा, मैं बड़े खुलूस और मोहब्बत से तुम्हारे सरबरा को अपने हुक्मरानों की तरफ से इसराइल आने की दावत देती हूँ। शीतारा ने कहा, मेरा फ़र्ज़ है कि तुम्हारे ये दावती पैगाम अपने सरबरा तक पहुँचा दूँ, फिर उसका जवाब भी तुम्हारे पास पहुँचा दूँगी। फिर पूजा ने कहा, तुम्हारे अंदाज़े दुरुस्त है। मैं सुपर मास्टर की नुमाइंदगी कर रही हूँ और एल्पा की तायद में कहूँगी कि यह दावत कबूल कर ली जाएगी तो हमारी आपस की बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। मैं कह चुकी हूँ कि हमारे सरबरा की अपनी मर्जी होती है। दावत कबूल की जाएगी तो मैं मशरूबा के दिमाग में आकर बता दूंगी। मेरा ख्याल है अब हमें जाना चाहिए, हम फिर मिलेंगे। शीतारा खामोश हो गई। मशरूबा के दिमाग में भी खामोशी छा गई। वहाँ अब किसी की सोच की लहरें नहीं थी। शीतारा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर पारस को वो तमाम बातें बताईं। पारस ने कहा, MIM के पहली बार मंजर-ए-आम पर आने के बाद ही से तमाम दुश्मन इस तशवीश में मुब्तला हैं कि आखिर ये नई तंजीम कहाँ से पैदा हो गई। शीतारा ने कहा, सच तो ये है कि हम भी तजस्सुस में मुब्तला है कि ये तंजीम MIM अचानक कैसे पैदा हो गई। कोई चीज़ अचानक पैदा नहीं होती, बच्चा भी 9 महीने के बाद पैदा होता है। शीतारा ने कहा, तुम बच्चे के अलावा और कोई मिसाल नहीं दे सकते थे? भाई तुम औरत हो, मेरे साथ रहती हो। मैंने सोचा इस मिसाल से तुम्हारी खोपड़ी में बात आ जाएगी। MIM जैसी मजबूत तंजीम जिसके मुजाहिदीन हर मुल्क हर शहर में हैं, जो जदीद तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, जिन्होंने चंद दिनों में अमेरिका, इसराइल और 2 इस्लामी ममालिक को मुश्किलात में डाल दिया है, वो कितने दौलतमंद होंगे।
कितने अरसे से प्लानिंग कर रहे होंगे और कैसी कैसी ट्रेनिंग हासिल करते रहे होंगे। अगर ये अचानक पैदा हुए हैं तो तुम अचानक बच्चा पैदा करके दिखाओ। वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ करो, तुमसे सोनिया सानी घबरा जाती है, मैं क्या चीज़ हूँ। सीधी तरह काम की बातें करो, कुछ मालूम तो होना चाहिए कि ये तंजीम आखिर है क्या। ये तोता चश्म है, इसका मतलब क्या हुआ? यही कि हम हर बुरे वक्त में इन मुजाहिदीन की मदद करते हैं। यहाँ हम दोनों ने MIM के सरबराह से भरपूर ताउन किया, उसके लिए ऐसी वीडियो कैसेट तैयार की जिसके ज़रिए वो इसराइल की तरफ झुकने वाले इस्लामी ममालिक को और अमेरिका के अज़ाइम को बेनकाब कर सकता है। इतना कुछ करने के बाद हम कोई सिला नहीं चाहते थे, लेकिन वो शुक्री के 2 बोल अगर बोल देता, हमसे 2 बातें कर लेता तो उसका क्या बिगड़ जाता। मगर काम निकलते उसने तोते की तरह आंखें फेर लीं। शीतारा ने कहा, वाकई ये तोता चश्मी है। उसने पलटकर हमें नहीं पूछा, यहाँ तक कि जो वीडियो कैसेट उसे फ़ायदे पहुँचाने वाला था उसे भी लेने नहीं आया, और ना ही किसी ज़रिए से उस कैसेट को हमसे दोस्ताना अंदाज में मांग रहे। तो फिर मानती हो कि वो तुम्हारी तरह तोता चश्म है? हाँ मानती हूँ। फिर वो चौंक कर और उसे घूर कर बोली, क्या कहा तुमने? मैं तोता चश्म हूँ? भूल हो गई, तोता को मोनस बना लो। मैं तुम्हें बाल पकड़कर नोचना खसूटना शुरू कर दूंगी, तुम्हारे कपड़े फाड़ डालूंगी। मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मेरी बात पर ज़रा ठंडे दिमाग से गौर करो। अब तो तुम हमारी हो, तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मगर माजी में तुमने मुझसे मोहब्बत भी की और अदावत भी। जब काम पड़ा मुझे गले लगा लिया, जब काम निकल गया तो तोती साहिबा की तरह आंखें फेर ली। शीतारा नाराज़गी से मुंह फुलाकर मुंह फेर कर बैठ गई। वो उसे अपने बाजू में खींच कर बोला, मैं ताने नहीं दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि MIM का सरबराह भी तुम्हारी तरह हमसे मोहब्बत करता है, हम पर एतमाद करता है, और जब हमसे काम निकल जाता है तो चुपके से कहीं खिसक जाता है। क्या तुम मुझे हासिल करने के बाद ये पूरा भरोसा और मोहब्बत का यकीन नहीं रखती थी कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ? हाँ, तुम पूरे एतमाद के साथ मेरी बाहों में रहते आए हो। ठीक उसी तरह MIM के सरबराह को यकीन और एतमाद है कि जो वीडियो कैसेट हमारे पास है वो दरअसल उसके अपने ही घर में है। वो बड़े एतमाद से हमारी हर जगह को अपनी पनाहगाह समझता है। इतना एतमाद होने के बावजूद हमसे मिलता क्यों नहीं है? मुझ पर एतमाद करने के बावजूद तुम मुझसे छुपती क्यों रहती थी? मैं कान पकड़ती हूँ, तुमसे बातें करके सर घूमने लग गया है। कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? क्या सिर्फ MIM की बातें नहीं कर सकते? मेरा बाप भी इस तंजीम के बारे में बोल नहीं सकता, यकीन ना हो तो पूछ लो। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर मुझे मुखातिब किया। मैंने कहा, हाँ बेटी बोलो। पापा, आप जानते हैं कि हमने MIM के सरबराह के लिए दमिश्क में कितना काम किया है। दुश्मनों के खिलाफ जो सबूत हैं वो हमने उस सरबराह के लिए वीडियो कैसेट में महफूज रखा, लेकिन वो अजीब इंसान है, सबूत हासिल करने के लिए भी हमसे राब्ता कायम नहीं कर रहा। मैंने कहा, इस नई तंजीम और इसके सरबराह के मुतल्लिक मैं सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा सका हूँ कि वह सरबराह हमारे कंधों पर बंदूक रखकर चला रहा है। ऐसा लगता है कि त्यारे के अगवा से पहले ही उसे हमारी तरफ से हासिल होने वाली इमदाद का इल्म हो गया था। शायद इस तंजीम में कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है, लेकिन तैयारे में हमारे टेलीपैथी जानने वालों ने और दमिश्क में तुमने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे बड़ा सहारा दिया। इसका नतीजा ये निकला कि तमाम दुश्मन ममालिक ये समझने लगे हैं कि MIM तंजीम में काफ़ी तादाद में टेलीपैथी जानने वाले हैं। शीतारा ने कहा, भी थोड़ी देर पहले मैंने आवाज़ बदल कर यहूदी जासूसा मशरूबा के अंदर दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों को यही यकीन दिलाया है कि MIM में ख्याल ख्वानी करने वाले और वालियाँ हैं। मैंने हंसते हुए कहा, फिर तो सुपर मास्टर के और यहूदी तंजीम के ख्याल ख्वानी करने वाले इस हिसाब किताब में उलझे होंगे कि अब तक ट्रांसफार्मर मशीन से कितने टेलीपैथी जानने वाले पैदा हो चुकी हैं, उनमें कितने अगवा किए गए, कितने बागी हो गए, और कितने ऐसे हैं जो अपनी मौत का ड्रामा खेलकर अब भी जिंदा हैं और एक नए रंग में सामने आ रहे हैं। पापा, ये तो दुश्मन ऐसा हिसाब किताब कर रहे होंगे, हमें भी तो उनके मुतल्लिक मालूम होना चाहिए। बेटी, वो MIM का सरबराह इतना पुरस्कार है कि सिर्फ आमना या जनाब तबरेज़ी साहब रूहानी टेलीपैथी के ज़रिए उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकती हैं, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। मगर क्यों पापा? मैंने जनाब तबरेज़ी साहब से पूछा था। उन्होंने जवाब दिया कि कोई शख्स नेक मकासद के लिए एक तंजीम बनाकर मंजरेआम पर आया है और किसी खास और माकूल वजह से खुद को पोशीदा रख रहा है, तो हमें उसकी पोशीदगी का भरम रखना चाहिए। उसका जो भी तरीक़ाकार होगा वो हमारी टेलीपैथी का मतलूब रहेगा और हम उसके बारे में कुछ ना जानते हुए भी उसके काम आते रहेंगे, और तुम देख रही हो कि हम उसके काम आ रहे हैं। पापा, जनाब तबरेज़ी साहब हम सबके मोहतरम बुजुर्ग हैं, उनकी शान के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगी, क्या वो जानबूझकर हमसे कोई हकीकत नहीं छुपा रहे हैं? नहीं, आइंदा कभी ऐसा ना सोचना। जनाब तबरेज़ी साहब जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह सच होता है। वो अल्लाह वाले हैं, उन्हें कुदरती तौर पर जिस काम को करने की आगाही मिलती है वो करते हैं, वरना इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। पापा, आप तो अल्लाह वाले बुजुर्ग नहीं हैं, सिर्फ मुसलमान हैं। सारे ज़माने में आपकी जहानत का चर्चा है, कोई दुश्मन पुरस्कार बनकर आपसे छुप नहीं सकता, फिर आप उसे बेनकाब क्यों नहीं करते हैं? बस बेटी, तुमने मेरी बहुत तारीफ़ें कर डाली, तुम भूल रही हो कि मैं दुश्मनों को बेनकाब करता हूँ, जबकि वो MIM का सरबराह कोई दुश्मन नहीं है। अलबत्ता मेरे दिल में भी ये तजस्सुस ज़रूर है कि वो आखिर कौन है, तो फिर इस तजस्सुस को ख़त्म करने के लिए ही कुछ करें।
कुछ करने के लिए ही तुम्हें उस तुम्हारे शैतान के साथ दमिश्क भेजा है। मैं अपनी जगह मसरूफ़ हूँ, तुम अपने शैतान से रुजू करो। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर पारस को देखने लगी। उसने पूछा, इस तरह क्यों देख रही हो? वो बोली, शैतान को इसी तरह देखा जाता है। अभी पापा कह रहे थे कि MIM के सरबराह को तुम्हारे जैसा शैतान ही बेनकाब कर सकता है। ये बात किसी मर्द की समझ में नहीं आती कि कोई बात छुपी रहे तो औरतों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है। एन एक वक्त वो कोई दुश्मन नहीं है, उसके पोशीदा रहने की कोई वजह होगी। देखो, अभी हम एक इस्लामी मुल्क में हैं। यहाँ कितनी ही हसीनाएं चेहरों पर नकाब डालकर घूमती हैं। क्या तुम अपने इस मर्द को इजाज़त दोगी कि मैं किसी हसीना के रुखे रोशन से नकाब हटाऊं? पारस, तुम बातें बनाने का फ़न जानते हो। फॉर गॉड सेक, सिर्फ उस सरबराह की बात करो। तुम सरबराह के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारी नीयत तो ठीक है, पटरी बदलने का इरादा है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोली, पहले मैंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, फिर अपने कान पकड़े, अब कहो तो तुम्हारे पाँव पकड़ लूँ। मैं तुम्हें पापा की कसम देती हूँ, प्लीज़ संजीदा हो जाओ। चलो, संजीदगी से पूछ रहा हूँ, दुनिया वालों के सामने उसे बेनकाब करके तुम क्या हासिल करोगी? मैं कब कहती हूँ कि उसे सारी दुनिया के सामने बेनकाब करो? तो फिर क्या चाहती हो? सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम तुम और पापा मालूम कर लें कि वो कौन है, फिर उसे बदस्तूर रूपोश रहने देंगे। अच्छी बात है, सिर्फ हम मालूम करेंगे और उसकी रूपोशी को बरकरार रखेंगे। वो खुश होकर उसके गले लग गई। वो बोला, खतरा है, वो तुम्हारे गले पड़ जाएगा तो क्या होगा? तुम फिर बहक रहे हो। अपनी संजीदगी बरकरार रखो और बताओ, हम उस सरबराह तक कैसे पहुंचेंगे? उसकी दावत में जाएंगे। तुम फिर बकवास शुरू करने लगे। ये बकवास नहीं है, सच कह रहा हूँ। अभी मशरूबा के अंदर जाओ और उसे कहो कि MIM के सरबराह ने उनकी दावत कबूल कर ली है, वो इसराइल आने को तैयार है। दावत का दिन मुकर्रर कर लो। वो घूर कर बोली, तुम्हें पता है क्या बकवास कर रहे हो? दावत उस सरबराह को दी जा रही है और तुम महज दावत कबूल नहीं करवा रहे, बल्कि दावत का दिन भी मुकर्रर करने को कह रहे हो। क्या वो सरबराह जिसे हम नहीं जानते वो दावत का दिन कबूल कर लेगा? पारस ने पूछा, जिस सरबराह को हम नहीं जानते, क्या उसे दावत देने वाले यहूदी जानते हैं? उसे तो कोई भी नहीं जानता। तो फिर सबसे पहले तुम जान लो कि वह मुफ्त की दावत के मज़े उड़ाने वाला सरबराह तुम्हारे सामने है और तुम उसके गले लगी हुई हो। वो एकदम से लग होकर हैरानी से उसे देखकर बोली, तुम सरबराह बनकर जाओगे? मुझे तो पहले ही दिन जाना चाहिए था। उस कमबख्त ढांचे ने एक हसीना को भी हाथ नहीं लगाया। किसी हसीना को देखकर दिल पिघलता है। वो सर से पांव तक पिघल कर उसी हाकिम महल में नाबूद हो गया। जब तुम जिद कर रही हो तो कोई बात नहीं, मैं चांस ले लूंगा। वो गिरेबान पकड़कर बोली, शर्म नहीं आती? वहां याशी के लिए जाओगे? अभी तुम खुद ही जिद कर रही थी कि सरबराह को बेनकाब किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहां सरबराह बनकर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा तो उसकी असलियत मालूम नहीं कर सकूंगा। चूल्हे में गई असलियत मुझे नहीं मालूम करना कि वो कौन है। अब इसलिए नहीं मालूम करना चाहती हो कि वहां मेरी खिदमत में पेश पेश रहने वाली यहूदी हसीनाएं होंगी। इस बात को मिट्टी में डालो, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगी। यह तुम्हारा आखिरी फैसला है कि उस सरबराह को बेनकाब नहीं किया जाएगा? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे किसी को भी बेनकाब नहीं करना। पारस ने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाकर कहा, या खुदा हर मर्द को इतनी अकल दे कि वो अपनी औरत को इसी तरह जिद और हट धर्मी से बाज रख सके। यह औरत 1 घंटे से मेरा दिमाग खा रही थी। वांके फाड़ फाड़ कर उसकी दुआ सुन रही थी। फिर बोली, अच्छा तो तुम मुझे उल्लू बना रहे थे? मैं ऐसा उल्लू तो नहीं हूं कि औरत के सामने उसे उल्लू बनाने की बात करूं। मैं तो औरत की फितरत बयान कर रहा हूं। अभी 1 घंटे से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था, अब खत्म हो गया, मैंने इलाज किया है। उसने घूर कर उसे देखा, फिर उसे गुस्सा दिखाती हुई उससे दूर हो गई। वहां से उठकर दूसरे बेडरूम में चली गई। पारस थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर उठकर बेडरूम के दरवाजे पर आकर बोला, तुमने गुस्सा दिखाने के बावजूद यह दरवाज़ा खुला रखा है ताकि मैं तुम्हें मनाने आऊँ। आखिर तुम औरतें इतने नखरे क्यों दिखाती हो? मैं नखरे दिखाने वालियों में से नहीं हूँ और ना ही ये चाहती हूँ कि तुम मुझे मनाने हो। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद करके अंदर से चिटकनी लगा ली। पारस मुस्कुराता हुआ टीवी के पास आया, उसे ऊंची आवाज़ में ऑन कर दिया, फिर सोफे पर बैठकर मोबाइल फ़ोन के नंबर डायल किए, बाबा साहब के इदारे में रब्ता कायम किया, कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, पापा से कहो मेरे पास आएँ, दैट्स ऑल। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे बाबा साहब के इदारे के खुफिया रब्ता सिस्टम से इतला दी गई। मैंने पारस के पास आकर उससे पूछा, क्या बात है बेटे? वो मुझे अपने एक मंसूबे की तफसील बताने लगा। मैं सुनता रहा और तायद करता रहा। फिर उसने कहा, शीतारा मेरे सरबराह बनने के सिलसिले में रुकावट बनेगी। आप इस मामले को हैंडल करें। आप किसी दूसरे शहर के लिए किसी फ़्लाइट में मेरी सीट रिजर्व करवा दें और आइंदा रब्ता रखें। वो शीतारा के साथ एक खूबसूरत से आरास्ता बंगले में काम कर रहा था। वहाँ एक फ़ोन ड्राइंग रूम में और एक बेडरूम में था। पारस ने मुझे बेडरूम का फ़ोन नंबर बताया। मैंने कहा, इस शहर में किसी को भी फ़ोन करो, मैं उसे अपना आलाकार बनाऊंगा। उसने डायरेक्टरी के एक सफ़े से एक फ़ोन नंबर देखा, फिर वो नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से किसी शख्स की आवाज़ सुनाई दी। पारस ने मेरे कहने पर रिसीवर रख दिया। मैंने उस शख्स के दिमाग पर कब्जा जमा लिया, उसे बिल्कुल गायब दिमाग कर दिया। फिर उससे उस बेडरूम के नंबर डायल कराए जहाँ शीतारा थी। उस बेडरूम के फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो रिसीवर उठाकर आवाज़ बदल कर बोली, हेलो। मैंने भी अपने आलाकार की आवाज़ बदल कर कहा, हेलो। मैं वही हूँ जिसे दोस्त और दुश्मन बेनकाब करना चाहते हैं। यह सुनते ही वो बिस्तर पर से उठकर बैठ गई, फिर अनजान बनकर बोली, तुम कौन हो? अपने बारे में कुछ बताओ। मैं MIM का सरबराह बोल रहा हूँ।
असूलन मुझे तुम्हारा और तुम्हारे साथी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तुम दोनों ने हाकिम महल में मेरा बड़ा साथ दिया था, लेकिन मैं जिन्हें अपना समझता हूँ उनका शुक्रिया अदा नहीं करता, चुपचाप दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। वो बोली, मुझे आपसे बातें करके खुशी हो रही है। अब भी हमारे लायक कोई खिदमत हो तो हम हाजिर हैं। मैंने एक जहमत देने के लिए फ़ोन किया है। तुम मशरूबा के ज़रिए यहूदियों को यह पैगाम दे दो कि 2 दिन बाद यानी 12 तारीख को मैं उनकी दावत कबूल कर रहा हूँ और उसी तारीख को किसी फ़्लाइट से तिल अबैब पहुँच रहा हूँ। मैं आपका पैगाम अभी पहुँचाऊँगी, लेकिन आप मेरी एक हैरानी दूर कर दें। आपको यहूदियों की तरफ से दी जाने वाली दावत का इल्म कैसे हुआ, जबकि बातें टेलीपैथी के जरिए हो रही थी? हमारे कुछ खुफिया ज़राए हैं जिनसे मुझे फ़ौरन खबरें मौसूल होती रहती हैं। ये खबर ज़रा देर से मिली। बाय द वे, दावत कबूल करने की एक शर्त ये पेश करो कि कल सुबह ही से 12 तारीख तक तमाम दुनिया में यह खबर नशर होती रहे कि MIM का सरबराह मुज़ाकरात के लिए तेल अबैब आ रहा है, और इस बार वो हड्डियों का ढांचा नहीं होगा बल्कि गोश्त पोस्त का मुकम्मल इंसान होगा। मैं आपकी एक एक बात वहाँ तक पहुँचा दूंगी कि आप ये बताना पसंद करेंगे कि आप हम जैसे मुखलिस साथियों से क्यों रूपोश रहते हैं। क्या अपनी कोई मजबूरी या मसलियत बताएंगे? खुदा ना करे कि मेरे साथ कोई मजबूरी हो। हाँ, एक मसलियत के सबब रूपोश रहा, अब वो मसलियत भी नहीं रही। इस दावत में मेरी कोई डमी नहीं जाएगी, मैं खुद वहाँ जाऊँगा। तुम जहाँ भी रहोगी मुझे वहाँ TV स्क्रीन पर देख सकोगी। क्या आपको अंदेशा नहीं है कि वो आपको किसी तरह नुकसान पहुँचाएंगे? लोग अपने बचाव के लिए अपने साथ हथियार ले जाते हैं। मैं अपने साथ दुश्मनों की बड़ी कमज़ोरियाँ लेकर चलता हूँ। किसी भी दुश्मन की तरफ से कोई गोली मेरी तरफ नहीं आ सकेगी। जब आप 2 रोज़ बाद ज़ाहिर होने वाले हैं तो क्या आज हमसे मुलाकात नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता, मगर मेरा हेलीकॉप्टर परवाज़ के लिए बिल्कुल तैयार है। मुझे फ़ौरन यहाँ से जाना होगा। मैं मिलूँगा, आज ना सही फिर किसी दिन और सही। खुदा हाफिज़। मैंने अपने आलाकार से फ़ोन बंद करा के रिसीवर रखवा दिया। उधर शीतारा ने मुस्कुराकर रिसीवर रखा। मुस्कुराने की वजह यह थी कि अब पारस की प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। अब वो सरबराह बनकर यहूदियों की दावत कबूल करके इसराइल नहीं जा सकेगा। अब पारस की प्लानिंग का मजाक उड़ाना चाहिए। वह पलंग से उतरकर बंद दरवाजे के पास आई, फिर उसे खोलकर फातिहाना अंदाज में उस कमरे को देखा। TV ऊंची आवाज़ में ऑन था, मगर TV देखने वाला कोई नहीं था। उसने इसे ऑफ कर दिया, फिर उसे आवाज़ दी, ऐ मेरे दिल फेंक आशिक, तुम कहाँ हो? बेचारी इसराइल की यहूदी हसीनाएं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मगर अफसोस, तुम्हारे लिए बुरी खबर है कि अब वो हसीनाएं MIM के असली सरबराह को लुभाने वाली हैं। क्या तुम सुन रहे हो? वो बाथरूम के दरवाजे पर आकर दस्तक देकर बोली, क्या हजूर मकार साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं? उसने दरवाजे के हैंडल को ज़रा सा घुमाया तो वो खुल गया। बाथरूम खाली था। वो सोच में पड़ गई, फिर बोली, मुझे ख्वामखा परेशान न करो। मैं अभी तक तुमसे नाराज़ हूँ, दोस्ती करने नहीं आई हूँ। सिर्फ ये खुशखबरी सुनाकर तुम्हारे दिल पर बिजली गिराना चाहती हूँ कि असली सरबराह ने अभी मुझसे रब्ता किया था। अब इसराइल में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। वह बोलती हुई बंगले के दूसरे हिस्से से गुजरने लगी, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसने ख्याल खुआनी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुँचते ही कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, सांस ना रोकना। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेरने आई हूँ। पहले ये बताओ कि घर से बाहर जाकर कहाँ भटक रहे हो? जब घर की औरत बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले तो मर्द बाहर भटकने लगता है। अब मैं सुबह तक आवारागर्दी करूँगा, फिर वापस आऊँगा। तुम मर्दों को तो भटकने का बहाना चाहिए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, वापस आ जाओ। तुम वापस बुला रही हो और मैं सोच रहा हूँ कि सरबराह बनकर इसराइल जाने के लिए कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। वास्कर बोली, जनाब को मालूम होना चाहिए कि असली सरबराह वहाँ जा रहा है। क्यों बेपर की उड़ा रही हो? मैं तुम्हें जितना चाहती हूँ उसी चाहत की कसम खाकर कहती हूँ, अभी उस असली सरबराह ने मुझसे रब्ता किया था। तुम इतनी बड़ी कसम खा रही हो तो मुझे यकीन करना ही पड़ेगा। क्या वाकई उसने यहूदियों की दावत कबूल कर लिया है? हाँ, अभी मैं मशरूबा के ज़रिए ये पैगाम इसराइली हुकाम तक पहुँचाऊँगी कि 2 रोज़ बाद 12 तारीख को तिल अबैब पहुँच रहा है, और इस बार ढांचा बनकर नहीं बल्कि अपनी असली शख्सियत के साथ वहाँ जाएगा। क्या उसने फ़ोन पर रब्ता किया था? हाँ, वो हम सब के मुतल्लिक मालूमात रखता है। पता नहीं कितने वसी ज़राए का मालिक है। उसे यह भी मालूम हो गया कि यहूदियों ने उसे अपने मुल्क में आने की दावत दी है। क्या तुम सच कह रही हो कि उसने तुमसे फ़ोन पर रब्ता किया था? ताज्जुब है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि तुमने मुझे बाहर करके दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। हो सकता है कि तुमने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बुलाया हो। औरत ज़ात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हंसने लगी, फिर बोली, तुमने ठीक ही समझा। ये मेरा दूसरा आशिक अब यहाँ बैठा हुआ है। फ़ौरन रकीब बनकर चले आओ। जब आ ही गया है तो बेचारे को मायूस ना करो। मुझे रकीब ना बनाओ, मैं किसी दूसरी रकीबा के पास जा रहा हूँ। ये कहकर उसने सांस रोक ली। वो उसे हसद और जलापे में मुब्तला करना चाहती थी। रकीबा की बात पर खुद ही जल भुन गई। बार बार उसके दिमाग में जाने की कोशिश करती रही और वह सांस रोकता रहा। आखिर वह थक हार कर बिस्तर पर आकर लेट गई। फिर मशरूबा के पास जाकर उस MIM के सरबराह का पैगाम पहुंचाने लगी। उधर वाशिंगटन में सुपर मास्टर और फौज के चंद आला अफसरान हेडक्वार्टर के कमरे में बैठे MIM के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। पूजा ने उन्हें बताया था कि वह मशरूबा के दिमाग में थी। उस वक्त MIM की एक ख्याल ख्वानी करने वाली ने बताया कि ट्रांसफार्मर मशीन से पैदा होने वालों में जितने लोगों ने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था, उनमें से बागी होने वालों और अगवा होने वालों ने और अपनी मौत का ढोंग रचाने वालों ने नई तंजीम बनाई है।
यही बात यहूदी खुफिया तंजीम के तमाम आदम ब्रदर्स के दरमियान बैठी हुई एल्पा कह रही थी। पूजा की तरह एल्पा भी शीतारा को MIM की कोई ख्याल खोनी करने वाली ऐसी औरत समझ रही थी जो ट्रांसफॉर्मर मशीन से टेलीपैथी सीखने के बाद अगवा होकर या बागी होकर नई तंजीम के लिए काम कर रही थी। यहूदी खुफिया तंजीम के आदम ब्रदर्स तिल अबैब में थे। सुपर मास्टर चांदाला फौजी अफसरान के साथ वाशिंगटन के हेडक्वार्टर में दोनों मुल्कों के अकाबरीन के सामने सबसे पहली अहमियत इस बात की थी कि पहले मशीन के जरिए टेलीपैथिक इल्म हासिल करने वालों की तादाद मालूम की जाए। जब पहली बार ट्रांसफॉर्मर मशीन तैयार हुई और उस मशीन से जिस पहले शख्स ने टेलीपैथिक इल्म हासिल किया, उससे शख्स से लेकर अब तक यानी पाशा और पूजा तक कितनी तादाद में औरतों और मर्दों ने यह इल्म हासिल किया है। सुपर मास्टर ने कहा, ऐसे अफराद का एक मुकम्मल रजिस्टर मौजूद है, लेकिन उस रिकॉर्ड में दर्जशुदा अफराद में से जितने टेलीपैथी जानने वाले और वालियाँ अगवा किए और अगवा किए जाने के बाद उन्हें तनवीमी अमल के जरिए ब्रेन वॉश करके अपना मामूल और ताबेदार बनाया गया। एक अफसर ने कहा, और हमारी मशीन से पैदा होने वालों की अमवात की जो इतला हमें मिलती रही उसमें कितनी सदाकत है। मसलन जॉन लंबोड़ा के दौर में एक लड़की रायमा जॉन थी जो अगवा होने के बाद इसराइल पहुंचा दी गई थी। बाद में हमें इतला दी गई कि रायमा जान मर चुकी है। क्या हमें यहूदियों की इस बात पर यकीन करना चाहिए? दूसरे आला अफसर ने कहा, हरगिज़ नहीं। अगरचे इसराइल हमारा दस्ते राज था, इसके बावजूद इसराइली यहूदियों ने हमारे अच्छे खासे टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया। एल्पा, टेरी हार्ट और दाऊद मंडोला कट्टर यहूदी हैं। उन्होंने अपने जैसे टेलीपैथी जानने वाले और ना जाने कितने अफराद को छुपा रखा है। हमारे एक जासूस की इतला के मुताबिक टेलीपैथी जानने वाला टालबूट भी वही है। सुपर मास्टर ने कहा, जिस तरह हम ये कहते हैं कि MIM की नई तंजीम में गुमशुदा टेलीपैथी जानने वाले हैं, उसी तरह हमारे तमाम अगवाशुदा टेलीपैथी जानने वालों ने और बागी यहूदियों ने मिलकर इसराइल में खुफिया यहूदी तंजीम बनाई है। हमें मुसलमान दुश्मनों का हिसाब करते वक्त यहूदी दोस्तों से पहुंचने वाले नुकसानात का भी हिसाब करना चाहिए। एक आला अफसर ने सुपर मास्टर से कहा, आप फिलहाल यहूदियों की चालबाजियों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि यही यहूदी मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने में हमारे बहुत काम आ रहे हैं। एक और अफसर ने कहा, हमें फिलवक्त यह हिसाब करना चाहिए कि अब तक हमारे कितने टेलीपैथी जानने वाले लापता हो गए हैं। दमिश्क में हड्डियों के उस ढांचे के साथ जो मुज़ाकरात हुए, तब से MIM की ख्यालख्वानी करने वालियाँ अपनी सरगर्मी दिखा रही हैं, और जिस अंदाज से वो हमारे खिलाफ काम कर रही हैं उससे उनकी जहानत और चालाकी का पता चलता है। सुपर मास्टर ने कहा, हम मरीना डिफोंजा को नहीं बुला सकते। सबसे ज़्यादा मक्कार और हाजिर दिमाग वही थी। वही हमसे बगावत करके पारस की आगोश में चली गई थी, फिर उसे भी धोखा देकर शीतारा के साथ रही। फिर परगोला से उसका कुछ ताल्लुक जाहिर हुआ। आजकल वो लापता है, जैसे मर चुकी हो, मगर अब हम यकीन नहीं करेंगे, वो जिंदा है और ज़रूर उस नई तंजीम में है। मरीना ने बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई थीं। आखिरकार मुझसे इल्तिजा की थी कि मैं एक बार उस पर भरोसा करके उसे पनाह दूँ। तब मैंने उसे मशवरा दिया कि वो शादी करके निहायत खामोशी और गुमनामी से एक अच्छी घरेलू ज़िंदगी गुजारे। तिल अबैब में बाबा साहब के दायरे के एक जासूस टॉम मूरर से उसने शादी कर ली और अब तक खामोशी और गुमनामी से इस दवाजी ज़िंदगी गुजार रही है। ख्याल ख्वानी उसी वक्त करती है जब मैं उससे रब्ता करता हूँ। सुपर मास्टर वगैरह ये राय कायम कर रहे थे कि मरीना ने इस्लाम कबूल कर लिया या फिर किसी मुसलमान तनवीमी अमल जानने वाले ने उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया और अब वो MIM के लिए काम कर रही है। फिर एक और टेलीपैथी जानने वाली शिल्पा थी। उसके मुतल्लिक किसी का ख्याल था कि वह मर चुकी है। कोई उसकी मौत और कोई उसकी ज़िंदगी का यकीन कर रहा था। वाशिंगटन और तिल अबैब में ये इल्म जानने वाली औरतों और मर्दों का हिसाब हो रहा था, लेकिन तस्दीक नहीं हो रही थी कि किसके अगवा होने के, किसके बागी होने के, किसके ब्रेन वॉश होने के और किसकी मौत के बारे में हतमी राय कायम की जाए। वह तमाम टेलीपैथी जानने वालों के नामों की फहरिस्त रखते थे, लेकिन यह दावे से नहीं कह सकते थे कि जितने अफराद फहरिस्त में हैं उनमें से कितने अफराद इस दुनिया में रह गए हैं। चूंकि ये यकीनी हिसाब नहीं मिल रहा था, इसलिए अब सारे ही दुश्मन ये यकीन कर रहे थे कि वही सब भटके हुए ख्याल ख्वानी करने वालियाँ और वाले उस नई तंजीम MIM में शामिल हो गए हैं। और चूंकि वो ख्याल ख्वानी करने वालियाँ और वाले ईसाई या यहूदी थे, इसलिए उन्हें बड़ी चालाकी से ट्रैप करके उन पर तनवीमी अमल करने के बाद उन्हें मुसलमानों का वफादार बना दिया गया है। सुपर मास्टर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे हम जो बो रहे हैं वो काट रहे हैं। हम रफ्ता रफ्ता मुसलमानों को बड़े ही गैर शऊरी तौर पर मज़हब से हटा रहे हैं और ये MIM वाले हमारी ही ईसाइयों और यहूदी टेलीपैथी जानने वालों को मुसलमान बनाते जा रहे हैं। ये तंजीम हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक हो गई है। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सुपर मास्टर ने कहा, कम इन। दरवाज़ा खुला तो शतरंज का चैंपियन माइक हरारे नजर आया। सुपर मास्टर और 3 फौजी अफसरान ने अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया, फिर उसे एक सोफे पर बैठने के लिए कहा। एक अफसर ने पूछा, क्या तुम खुद को पूरी तरह सेहतमंद समझते हो? माइक हरारे ने कहा, जी हाँ। आप सबने डॉक्टरों की रिपोर्ट देखी और मैं बजाते खुद तंदुरुस्ती और तवानाई महसूस कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आपने मुझे किसी अहम मकसद के लिए बुलाया। हाँ, एक नई तंजीम MIM यानी मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन के नाम से मंजर आम पर आई है। तुमने अलालत के दौरान TV के जरिए उस तंजीम के मुतालिक बहुत कुछ जान लिया होगा। जी हाँ, जब से दिमागी तवानाई बहाल हुई है
मैं ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखता रहा या फिर ख्याल ख्वानी में वक्त गुजारता रहा। मुझे 3D की मौत का बहुत अफसोस है। मिस्टर हरारे, तुमने हमारे सामने एक दिन डी क्रोसो को समझाया था कि सियाचिन ग्लेशियर के मामले में पारस से उसका साबका पड़ेगा, उसे बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। लेकिन उसने तुम्हारे मशवरे पर अमल नहीं किया और उनके जाल में फंस गया। माइक हराने ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं कि टेलीपैथी जानने वाला डी क्रोसो हमारे हाथ से निकल गया, बल्कि ये नुकसान भी हुआ कि पारस के साथ आना और आदिल ने अक्स मुंतकिल करने वाले आलात की इतनी पब्लिसिटी कर दी कि अब पाकिस्तान और भारत की आर्मी बहुत ज़्यादा मोहतात हो गई है। हम उस मिशन में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। सुपर मास्टर ने कहा, हम सियासी इक़्तिसादी और माली इमदाद के जरिए मुसलमान काबरीन को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। कई इस्लामी ममालिक में कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, लेकिन टेलीपैथी के जरिए हम कई जगह शिकस्त खा चुके हैं। ऐसे में ये नई तंजीम MIM हमारे एसाब पर सवार हो गई है। हरारे ने कहा, मेरा ख्याल है आप मुझे MIM को खरीदने और इसके सरबराह को बेनकाब करने और इसके टेलीपैथी जानने वालों के सिलसिले में मालूमात हासिल करने का हुक्म देंगे। लफ्ज़ हुक्म इस्तेमाल न करो, हम तुम्हें बराबर का दर्जा देती हैं। तुम्हारे जैसे शातिर और हाजिर दिमाग को हम मातियत नहीं समझते हैं। तुम MIM के मुतल्लिक कोई राय रखते हो तो खुलकर बात करो। जब मैं शतरंज की चाल चलता हूं तो मुकाबिल की तवज्जो एक मरकज से हटाने के लिए एक चाल ऐसी चल देता हूं जिससे मुझे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन मैं मुकाबिल को भटकाने में कामयाब हो जाता हूं। सब उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। वो बोला, हमारा जो मुकाबिल है वो हमें इस तरह भटका रहा है। ये नई MIM तंजीम हमें भटकाने के लिए आई है। मैं सवाल करता हूं कि इस नई तंजीम से आपको क्या नुकसान पहुंच रहा है? एक आला अफसर ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? इस तंजीम ने PLO और इसराइली मुआहदे की धज्जियां बखेर दी। उर्दन और इसराइल से होने वाला मुआहदा मुलतवी हो गया। मुल्क शाम भी मुआहदे के सिलसिले में MIM से खौफजदा है। माइक हरारे ने कहा, अब आप इसका दूसरा पहलू देखें कि कई इस्लामी ममालिक के अकाबरीन ज़हनी तौर पर इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। सिर्फ अवाम के बागी होने का अंदेशा या फिर MIM की धौंस है। हरारे ने तवक्कुफ से कहा, असल मुआहदा दो पार्टियों या दो मुल्कों के दरमियान जहन से होता है। वो जहनी मुआहदा हम अमरीका और इसराइलियों के हक़ में है। तहरीरी मुआहदा आज ना सही, कुछ अरसा बाद हो जाएगा। MIM जैसे सोडा वाटर गैस की तरह उछल कर सामने आई है, वैसे ही झाग की तरह बैठ जाएगी। सुपर मास्टर ने तायद में सारी लाकर कहा, वाकई इसराइल और कई इस्लामी ममालिक के दरमियान ज़हनी समझौता हो चुका है। नई तंजीम को फरहाद अली तैमूर की तरह टेलीपैथी का खेल खेलने दो। तुम ये बताओ मिस्टर हरारे, अब हमें क्या करना है? वो बोला, इस खेल में हमें भटकाया जा रहा है, लिहाजा पहले भटकने से बचना चाहिए। ताजिकिस्तान में 3D मर गए, वहाँ फरहाद ने मैदान साफ कर दिया, मगर आप उस मैदान को भूलकर MIM में उलझ गए। टेलीपैथी जानने वाला ज़बरदस्त फाइटर डी क्रोसो हाथ से निकल गया और हमारा अक्स मुंतकिल करने का हरबा नाकाम हो गया। लेकिन आप सियाचिन ग्लेशियर के महाज पर तवज्जो कम करके नई तंजीम के सरबराह को बेनकाब करने की फिक्र में लगे हैं। अगर हम और आप इसी तरह मैदान छोड़ते रहे तो भारत हमसे मायूस होकर चीन की तरफ पूरी तरह झुकता चला जाएगा। इस तरह चीन सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने में और वहां अपना फौजी अड्डा बनाने में कामयाब हो जाएगा। सुपर मास्टर ने कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो, ये तमाम मसाइल हमारे लिए अहम और हल तलब हैं, लेकिन इन दिनों हमारी तवज्जो वाकई नई तंजीम की तरफ अटक कर रह गई है। एक फौजी अफसर ने कहा, सियाचिन की तरह ताजिकिस्तान भी हमारे लिए अहम है। अगर हमने ताजिकिस्तान की मशरकी सरहद की तरफ अपनी पोजीशन मजबूत ना की तो चीन शुमाली एशिया से पेशकदमी करता हुआ यूरोप तक पहुंच जाएगा। माइक हराने ने कहा, सिर्फ टेलीपैथी को कामयाबी का जरिया न बनाया जाए। यह आप एक तवील अरसे से देखते चले आ रहे हैं कि जब भी फरहाद या उसके साथियों से हमारे टेलीपैथी जानने वाले टकराए, या तो मैदान छोड़ भागे या फिर मारे गए। इसलिए जहाँ फरहाद पारस के दूसरे टेलीपैथी जानने वाले हों, वहाँ कभी हमारे किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को ना भेजा जाए, बल्कि टेलीपैथी की बजाय सिर्फ सियासी चालें चली जाएं। यानी मुसलमानों में इंतशार पैदा करो, उन्हें आपस में लड़ाओ और उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए हथियार और माली इमदाद भी देते रहो। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सुपर मास्टर ने अंदर आने के लिए कहा। पाशा दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। फिर उसने फौजी अंदाज में उन सबको सलूट किया। उसे ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म भी दिया गया था और अमरीकी वफादार फौजी भी बनाया गया था। इस वक्त वो एक जूनियर फौजी अफसर की वर्दी में था। उसने फौज के आला अफसर से कहा, सर रिपोर्ट देने आया हूँ। पूजा के बाद मैं मशरूबा के दिमाग में जाता आता रहा। अभी थोड़ी देर पहले MIM की ख्याल ख्वानी करने वाली कह रही थी कि MIM के सरबराह ने हमारी दावत कबूल कर ली है। एक अफसर ने कहा, ताज्जुब है, MIM वाले हम यहूदियों से नफरत करते हैं और उनका सरबराह हमारी दावत कबूल कर रहे हैं। यह हमारी तवक्को के खिलाफ है। माइक हरारे ने कहा, यह कोई गैर मुतवक्का और ताज्जुब की बात नहीं। यहाँ आने में उसका बिगड़ेगा क्या? वह फिर एक बार ढांचा बनकर आएगा और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पाशा ने कहा, नो सर, उसने कहा है कि वो ढांचा बनकर नहीं बल्कि अपनी असली शख्सियत के साथ आएगा। हरारे ने कहा, यह यकीन करने वाली बात नहीं है। वो यहूदियों को जाने दुश्मन समझता है और खुद दुश्मनों के दरमियान आएगा। हरगिज़ नहीं, वो कोई ज़बरदस्त चाल चलने वाला है। एक अफसर ने पाशा से पूछा, क्या उसने दावत कबूल करने के लिए कोई तारीख मुकर्रर की है? जी हाँ, वो 2 रोज़ बाद 12 बजे को किसी फ़्लाइट से तिल अबैब आएगा, मगर यह शर्त रखी है
कि कल से टीवी वगैरह के जरिए यह खबर दिन रात नशर होती रही कि MIM का सरबराह 12 तारीख को मुज़ाकरात के लिए तिल अबैब आ रहा है। मशरूबा के दिमाग से पाशा के अलावा यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों ने भी ये बातें सुनी होंगी। माइक हरारे ने कहा, मैं ख्याल ख्वानी कर रहा हूँ। इंटेलिजेंस का चीफ ब्रेन आदम वहाँ बहुत बड़ी और मोतबरी शख्सियत का मालिक है, मैं उससे मालूम करता हूँ। हरारे ने ब्रेन आदम से दिमागी राब्ता कायम करना चाहा। उसने सांस रोक ली। दूसरी बार हरारे ने फिर दिमाग में आकर कहा, सांस ना रोको, मैं सुपर मास्टर का नुमाइंदा हूँ। तुम जो कोई भी हो हॉटलाइन पर बात करो। माइक हरारे ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर सुपर मास्टर से कहा, आप हॉटलाइन पर ब्रेन आदम से बात करें। सुपर मास्टर ने कहा, क्या वो तुम्हें दिमाग में आने नहीं दे रहा है? हाँ, उसे अंदेशा है कि मैं उससे बातों के दौरान उसके चोर ख्यालात पढ़ लूंगा। वैसे मुझे यकीन की हद तक शुबा है कि वो ब्रेन आदम खुफिया यहूदी तंजीम का एक अहम फर्द है। सुपर मास्टर ने हॉटलाइन पर रब्ता किया, फिर कहा, मिस्टर आदम, मैं सुपर मास्टर बोल रहा हूँ। ब्रेन आदम ने कहा, अभी मैं तुमसे रब्ता करने वाला था, अभी तुम्हारा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला भी आया था। हाँ, तुमने उसे मायूस कर दिया। मेरा ख्याल है तुम भी MIM के सरबराह के बारे में बात करना चाहते हो। हाँ, सुना है उसने 12 तारीख को तिल अबैब आने की दावत कबूल कर लिया। तुमने दुरुस्त सुना है। हैरानी की बात यह है कि वो अपने असली रूप में आने वाला है। इसमें कितनी सदाकत होगी, कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। दावत हमने दी थी, वह फ्रॉड करे या ना करे, हमें तो मेज़बान की हैसियत से उसका इस्तकबाल करना होगा और उसकी शर्त के मुताबिक सारी दुनिया में यह ऐलान करते रहना होगा कि वो यहाँ मुज़ाकरात के लिए आ रहे। उसने दमिश्क के इजलास की वीडियो कैसेट तैयार करवाई थी। अगरचे उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहे, मगर हमारी एक दुखती रग उसके हाथ में रहा करेगी। क्या इस बार वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा? हम अभी से इत्मीनान कर रहे हैं कि वह ऐसा नहीं करेगा। पूरे तिल अबैब में जासूसों की एक फ़ौज घूम रही है, एक एक घर और इमारत के मुतालिक छानबीन कर रही है, ताकि किसी खुफिया चारदीवारी में वीडियो फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए आलात न लगाए जाएं। सुपर मास्टर ने कहा, मैं चाहता हूँ मेरे 2-4 नुमाइंदे वहाँ इजलास में मौजूद रहें। तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा? हरगिज़ नहीं। आप सिर्फ 2 नुमाइंदों को भेज सकती हैं। उन्हें योगा का माहिर होना चाहिए ताकि MIM के ख्याल ख्वानी करने वाले उनके दिमागों में ना जा सकें। सुपर मास्टर ने यकीन दिलाया कि उसके दोनों नुमाइंदे योगा के माहिर होंगे। फिर उसने रब्ता ख़त्म करके माइक हरारे और फौजी अफसरान को ब्रेन आदम की बातें सुनाई। फिर पूछा, मिस्टर हरारे, तुम क्या कहते हो? वो बोला, अगर आप हजरात मंजूर करें तो मैं एक नुमाइंदे की हैसियत से जाऊँगा। मुझे कोई टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से नहीं पहचानते। बेशतर ममालिक में लोग मुझे शतरंज के चैंपियन की हैसियत से जानते हैं। वो MIM का सरबराह असली होगा या नकली, मुझे उसे करीब से देखने और कोई चाल चलने का मौका मिलेगा। आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम हमारा सरमाया हो। अगर तुम्हारी ख्याल ख्वानी का भेद खुलेगा तो हमारी यहूदी दोस्त ही सबसे पहले तुम्हें ट्रैप करेंगे। मैं इतना नादान नहीं हूँ कि किसी के सामने टेलीपैथी के इल्म को जाहिर करूँ। आप मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक नहायत चालाक और तजुर्बाकार जासूस मेरे साथ रखें। मैं वहाँ पहुँचकर MIM का किस्सा ही तमाम कर दूंगा। ठीक है, तुम्हारे साथ एक नहायत ही चालाक जासूस जाएगा। ये तमाम गुफ्तगू बड़े राजदाराना अंदाज में हेडक्वार्टर के एक बंद कमरे में हो रही थी। पाशा भी अपनी रिपोर्ट सुनाने के बाद चला गया था। अब कोई उनके खुफिया मंसूबे को सुनने वाला नहीं था, मगर सलमान सुन रहा था। मैंने माइक हरारे से वादा किया था कि उसे दोबारा मशीन से गुजारा जाएगा, तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे जानेसार बनने नहीं दूंगा। उसे अंदेशा था कि मैं उसे अपना गुलाम बना लूंगा। मैंने कसम खाई थी और वादा किया था कि उसे कभी अपना ताबेदार नहीं बनाऊंगा। मैं अपने वादे पर कायम था, लेकिन सलमान ने इतनी गुंजाइश रखी थी कि माइक हरारे उसकी सोच की लहरों को महसूस ना कर सके। सिर्फ यही एक सहूलत हासिल की थी ताकि वो शातिर कभी हमें नुकसान ना पहुंचा सके, वरना हर पहलू से वो आज़ाद था। अपने मुल्क और कौम का वफादार भी था और अपनी हाजिर दिमागी से जब चाहे अपने तौर पर चालें चल सकता था। मैंने बहुत अरसे बाद मरीना और उसके शौहर टॉम मूरस को मुखातिब किया। वो खुश होकर बोली, ओह, मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे आपकी आवाज़ सुनकर कितनी खुशी हासिल हो रही है। मैंने कहा, बयान करने की ज़रूरत ही क्या है, मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए तुम्हारे दिल की खुशी को समझ रहा हूँ। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, खुशी में कुछ याद नहीं रहता। मैंने पूछा, आजकल ख्याल ख्वानी करती हो या नहीं? एक सीधी सादी घरेलू ज़िंदगी गुजारी हूँ, कभी ख्याल ख्वानी की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, लेकिन अब ज़रूरत आ पड़ी है। क्या ख्याल है, काम करोगी? आपका हुक्म सार आंखों पर। आप काम करने को कह रहे हैं, मैं जान भी दे सकती हूँ। मैंने टॉम मूरस की ज़ुबान से मरीना को MIM के बारे में शुरू से अब तक की मुख्तसर सी बातें बताई। फिर कहा, वो सरबराह यहाँ 12 तारीख को पहुँच रहा है। मरीना ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई वो सरबराह अपनी जान हथेली पर रख कर आएगा? हाँ, उसका ख्याल है कि यहूदी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, कोई उसे जानी नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। आप बताएं, ऐसे वक्त में क्या करूँगी? तुम वहाँ किसी यहूदी मुसल्लह गार्ड के दिमाग में जगह बनाओगी और उस गार्ड के जरिए MIM के सरबराह को गोली मार दोगी। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो। मगर आप अभी कह रहे थे कि वो सरबराह यहूदियों का दुश्मन और मुसलमानों का दोस्त है, और आप ऐसे मुजाहिद को मार डालने को हुक्म दे रहे हैं। हाँ, दरअसल मुझे वो सरबराह पसंद नहीं है। मैं उसे ख़त्म करके उसकी जगह खुद सरबराह बनना चाहता हूँ। ऐसी बात है तो वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। शाबाश, 12 तारीख को तुम्हारी आजमाइश है। निशाना सही होना चाहिए ताकि एक ही गोली में काम तमाम हो जाए।